Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो अभी इस वाले वीडियो में देखने जा रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो हेट्रोसाइक्लिक तो मतलब बहुत वास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, लेकिन अगर हम नेट गेट और जैम के बारे में देखेंगे ना, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैंने यहाँ पे 6 हेट्रोसाइकल्स लिखे हैं ना, इन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें भी मैंने जो स्टार करे हैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और बेसिकली यहाँ से आता क्या है, एक तो इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आएगा, या फिर जो इनकी जो रिएक्शंस है, जैसे कुछ हेट्रोसाइकिल की सिंथेसिस हो गए, या फिर इनकी जो रिएक्शंस है। और जैसे ये सारे एरोमेटिक है तो ज़्यादातर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पूछते हैं, फिर इसमें कुछ नेम रिएक्शन आएंगे या फिर जनरल रिएक्शन कुछ होंगे। और सब में सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो रही है। सिर्फ आपको पोजीशंस वगैरह याद करनी है, कुछ 1-2 सिंथेसिस आपको पता होनी चाहिए, और इसमें एक पैटर्न फिक्स रहेगा कि इस हेट्रोसाइकिल में ये चीज़ होती है, इसमें ये होती है। बस इतना अगर आपको पता है तो हेट्रोसाइकिल के जैम और गेट दोनों में भी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, कभी कभी एक आध नंबर ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्विनोलिन, बेसिकली देखो फ्यूरान जब हम पढ़ेंगे ना, फ्यूरान और थायोपिन की ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन सेम होती है, आपको उसको सिमिलर मान के चलना है। ये जो क्विनोलिन है इसके बारे में एक आध क्वेश्चन आता है, जैसे इसकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होती है, कौन सी पोजीशन पे मेजर, जैसे नाइट्रेशन वगैरह करेंगे तो हो गए। बाकी पिरिडीन, इंडोल, पायरोल और फ्यूरान इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिरिडीन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनकी जो चीज़ें आपको स्पेसिफिक याद रखनी चाहिए मैं उतनी चीज़ें आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा उसका आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली आपको एक तो इतनी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, जब आप हेट्रोसाइकिल रिवाइज कर रहे हो ना, तो इतनी एक जनरल आइडिया होनी चाहिए। एक तो अब हमें स्ट्रक्चर हमें सबको पता होती है, फिर भी मैं आपको एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर तो जनरल हो गया, अगर हम जो मैं बोल रहा हूँ मेन हेट्रोसाइकिल आपको पता होनी चाहिए। उसमें एक तो पहले जनरल स्ट्रक्चर हम बेंजीन का लिख लेते हैं। बेंजीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, फिर भी कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। बेंजीन के बाद पिरिडीन है, ठीक है, ये हमारा हेट्रोसाइकिल है। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे थायोपीन, इसके बाद हमारा पायरोल, और लास्ट में यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्यूरान। अब हमने और 2 नाम लिखे थे, एक तो इंडोल। इंडोल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। क्विनोलिन को हम लास्ट में अलग से देखेंगे, और इंडोल को यहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसमें इसको डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब कंपेयर नहीं करेंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा एरोमेटिसिटी की ऑर्डर, तो हमें पता होनी चाहिए एरोमेटिसिटी की ऑर्डर क्या होती है, इस तरह से होती है। ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो एक तो हमें पता है बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है ही है। अब इन चारों में अगर आप देखोगे ना, तो पिरिडीन में क्या है, जैसे इन तीनों में ये लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रही है, इनकी वजह से एरोमेटिसिटी भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है जो कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इफेक्ट करेगा कि ये कॉन्जुगेशन में दे या फिर ना दे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। इसकी जो लोन पेयर है ये इस वाले रिंग के प्लेन वाले पी ऑर्बिटल में है, और ये प्रॉपर sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, तो इसकी वजह से ये तो इन तीनों से एरोमेटिक है। ठीक है, इसका एविडेंस क्या है, एक तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी हमें पता है, हमने एरोमेटिसिटी में देखा है, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी उतना वो ज़्यादा कंपाउंड एरोमेटिक होता है। इनकी रेजोनेंस एनर्जी की अगर बात करेंगे किलो कैलोरी पर मोल में बात कर रहे हैं, इसकी होती है 36, इसकी होती है अराउंड 31, इसकी होती है 29, इसकी 21.5, और इसकी अराउंड 15.8। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पे इनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर ये रहेगा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली कॉन्जुगेशन में इतना ज़्यादा दे नहीं पाएगा, तो ये लेस एरोमेटिक हो गया। उसके बाद आएगा हमारा नाइट्रोजन, और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, तो सल्फर अपने एक्चुअल में इसके एरोमेटिसिटी का रीज़न अलग होता है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको याद रखना है तो ये सिंपल चीज़ आप याद रखो कि इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इनको मतलब डिसाइड किया है कि ये ज़्यादा एरोमेटिक है, क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन सही से कॉन्जुगेशन में दे पा रहा है। उसके बाद नाइट्रोजन है, और इसके बाद फ्यूरान में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में सही से दे नहीं पा रहा, तो लेस एरोमेटिक है। लेकिन इसका रीज़न क्या होता है, एक्चुअली सल्फर के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके ज़्यादा एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चीज़ अगर देखने जाएंगे तो फिर हमें उसके एमओ डायग्राम में घुसना पड़ेगा, और खामा का कन्फ्यूजन हमें नहीं करना, सिर्फ आपको इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, एक तो डाइपोल मूवमेंट।
ठीक है। अब बेंजीन तो हमें पता है नॉन पोलर है, उसमें डाइपोल मोमेंट की कुछ बात नहीं है। अगर हम इन 4 हेटेरोसाइकिल की बात करेंगे तो देखो ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या होता है, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी है, तो इसकी वजह से इसकी जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट रहती है, ठीक है, 1 मिनट, इसकी जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट रहती है, हम डाइपोल मोमेंट फैक्टर इस तरह से दिखाते हैं, वो नीचे की साइड रहती है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे मैटर करती है। लेकिन सेम चीज़ अगर हम पायरोल में यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना, तो क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस तरह से कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर की साइड इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह से होती है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है आगे, हम देखेंगे, तो ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब पिरिडीन और पायरोल में हमने इस बेसिस पे कंपेयर किया। अब थायोफिन और फ्यूरान में क्या होता है, इनमें भी जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट रहती है वो नीचे की साइड रहती है। अब इसका रीज़न क्या होता है, इनमें भी ये कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में इनका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर रहता है ना, वो मैटर करता है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि पायरोल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो के भी हम बोल रहे इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन सल्फर के केस में हम क्यों बोल रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से इसकी डाइपोल मोमेंट इस साइड है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट फैक्टर इस साइड क्यों दिखा रहे। तो मैंने जैसे बोला कि डी ऑर्बिटल जैसे इसकी एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी तरह से आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। इसकी जो डी ऑर्बिटल है ना, ये हमें पता है 3p से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इसके डी ऑर्बिटल में अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर ले सकता है तो आगे ये फॉरवर्ड भी करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल फ्लो, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओवरऑल फ्लो जैसे इधर इस तरह से रह रहा था, इसमें क्या हो रहा है, ओवरऑल फ्लो इधर रहेगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल डिस्पर्स होती है तो उसमें वो लोन पेयर स्टेबलाइज हो सकती है। और यही रीज़न होता है किसका, एरोमेटिसिटी का भी, और इसकी वजह से ओवरऑल डाइपोल मोमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में रहती है। तो आपको ध्यान रखना है, नीचे की डायरेक्शन में पायरोल, थायोफिन और हमारा फ्यूरान, और अगर सिर्फ पायरोल जो होता है उसकी अपवर्ड होती है, ठीक है। एक तो हो गया डाइपोल मोमेंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली बुक्स में भी, सारे बुक्स में भी इन तीनों के बारे में ही डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन भी अगर आएगा तो यहाँ से आ सकता है जैम में, ठीक है। गेट के लिए तो इतने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन जैम में आ सकता है। जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बेसिकली इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके जो पायरोल के मॉलिक्यूल्स हैं हम इस तरह से दिखा सकते हैं। अब ये नाइट्रोजन है, सिर्फ मैं 2 मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूँ, ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर है, इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसका, पायरोल का ज़्यादा होता है। कितना होता है, ये अराउंड 131 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद होता है हमारा थायोफिन, इसका होता है 84 डिग्री सेल्सियस, और ये फ्यूरान का होता है हमारा अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट्स डाइपोल मोमेंट के ऊपर आया, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर आया नहीं, फिर भी एक रफ आइडिया आपको हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 नंबर पे होती इसकी, इसके बाद इसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद इसकी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डाइपोल मोमेंट देख लिया हमने, एरोमेटिसिटी के ऑर्डर हमें पता है, ठीक है। इसके बाद देखो मेन हम पढ़ेंगे पायरोल। अब पायरोल के बारे में जैसे हम 4 हेटेरोसाइकिल पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि इन 4 हेटेरोसाइकिल्स के बारे में आपको कौन कौन सी चीज़ें मतलब याद ही होनी चाहिए फिक्स, ठीक है। तो एक तो हम पढ़ेंगे पायरोल। पायरोल का स्ट्रक्चर हमने देखा है। एक तो पहली बात देखो, अगर हम इसको बेंजीन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता है बेंजीन में क्योंकि 3 पाई बॉन्ड से लेकिन 6 कार्बन से, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 पाई बॉन्ड, मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन से लेकिन 5 कार्बन से। तो देखने को क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, 5 कार्बन में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं, और यहाँ पे 6 कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बात करेंगे तो पायरोल में ज़्यादा है। तो होगा क्या, अगर हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमें पता है बेसिकली हमें इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। तो बेंजीन के कंपैरिजन में पायरोल का जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रीच है। इसको बोलते हैं पाई, मतलब बोल सकते हैं कि पाई एक्सेसिव है थोड़ा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इसमें ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जो पायरोल होता है इसको अगर हम सिर्फ एसिडिक कंडीशन में, यानी कि सिर्फ एसिड के साथ अगर ट्रीट करते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोफाइल दूसरा नहीं डाल रहे, तो बेसिकली होता क्या है, इसमें पॉलीमराइजेशन होती है। अब पॉलीमराइजेशन होती है क्यों, वो देखते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें ध्यान रखना है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पे होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है पायरोल,
फ्यूरान और थायोपिन तीनों के केस में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगी, 2 और 5 पोजीशन पे, और पायरोल में पिरिडिन में आगे देखते हैं। ठीक है, पायरोल, फ्यूरान और थायोपिन तीनों में भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा मेजर प्रोडक्ट 2 या फिर 5 पोजीशन, ठीक है, और माइनर प्रोडक्ट 3, 4 पोजीशन। तो नंबरिंग कहाँ से होती है, 1, 2, 3, 4, 5। 3 और 5 पोजीशन पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इस यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल लगाते हो, ऐसे यहाँ पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, अगर यहाँ पे 2 पोजीशन पे या फिर 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन लगाते हो तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन अगर आप 3 या फिर 4 पोजीशन पे लगाते हो। ठीक है, अब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं नहीं ड्रा कर रहा, इसके कितने मिलेंगे यहाँ पे देख सकते हो आप, पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन, इसके ऊपर H है, इधर ये इलेक्ट्रोफाइल, और इसके बाद ये नाइट्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि टोटल यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। लेकिन सिमिलरली अगर आप 3 या फिर 4 पोजीशन पे अगर करते हो ना, जस्ट 3 या फिर 4 पोजीशन पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन करते हो तो यहाँ पे आपको वहाँ पे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं जब हम 2 या फिर 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन कर रहे हैं, इसकी वजह से ये पोजीशन से मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये एक तो ये चीज़ होगी। अब मैंने बोला कि जब ये पायरोल सिर्फ एसिड के साथ हम ट्रीट कराते हैं तो इसमें क्या हो जाती है, पॉलीमराइजेशन। अब हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होता है, 2 पोजीशन पे, तो यहाँ पे पहले इसने ऐड हो जाएगा। ये मैकेनिज्म इतना याद रखने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा, जब ये यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये इधर, और अपना यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। तो आप देख सकते हैं अगेन ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह दिख रहा है आपको। तो दूसरा जो पिरिडिन का मोलिक्यूल होगा, पायरोल का मोलिक्यूल होगा, वो क्या करेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, तो फिर ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों पायरोल मोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या मिल गया, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जिसमें हमारे यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया, ये H, ये अपने H, इसके बाद ये यहाँ पे। ठीक है, अगेन थर्ड पायरोल मोलिक्यूल आएगा, वो इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह मानेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ऐसे इनकी पायरोल की चेन बनती जाएंगी। तो आपको ध्यान कर क्या रखना है, जब हम सिंपली एसिड के साथ इसको ट्रीट कराते हैं तो इसकी पायरोल की पॉलीमराइजेशन होती है। दूसरी बात हमने देखी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है 2 और 5 पोजीशन पे मेजर है। अब इसमें सिर्फ आपको क्या करेंगे, आपको अगर इतना ही पता है कि इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 पोजीशन पे होती है, तो आपको हर एक टाइप के एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे और प्रोडक्ट पूछेंगे मेजर। जैसे अब इसमें डिफरेंट रिएक्शन हम एक ही फ्रेम में देख लेते हैं। ठीक है, जितने भी बोर्ड पे आ पा रहे, एक तो हमारे पास पायरोल है, हमने कर दी नाइट्रेशन। ठीक है, HNO3 H2SO। अब हमने पढ़ा है कि यहाँ पे पायरोल में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा इन कंपैरिजन विद बेंजीन, पिरिडीन, तो ये आसानी से मतलब जा सकता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर वो कर सकता है। लेकिन आगे जब हम पिरिडीन देखेंगे तो पिरिडीन जो है वो, जैसे हमने देखा पिछले स्लाइड पे कि नाइट्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी खींच लेता है रिंग की, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना इजीली नहीं देता। अगर वहाँ पे हमें करना है तो हार्श कंडीशन यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ता। तो नाइट्रेशन हमने देखा, नाइट्रेशन से हमें पता है नाइट्रोनियम आयन आता है बाहर इलेक्ट्रोफाइल, तो हमने देखा है कहाँ पे इसकी होगी 2 या फिर 5 पोजीशन, तो ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप सल्फोनेशन करते हो HNO3 H2SO पर, सिर्फ रिएक्शन चेंज होते जाएंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो चेंज होता जाएगा, पोजीशन आपकी वही रहेगी। इसलिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पायरोल, फ्यूरान, थायोपिन तीनों के केस में जो ये वाला प्रोडक्ट है, मतलब 2 और 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आना ये मेजर है। ठीक है, इतना भी अगर याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको डिफरेंट फैक्टर्स इसमें देखे, जैसे देखो एक बार ये वाला नाइट्रेशन हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो दूसरी बार अगर हमें नाइट्रेशन करना है तो हम अगर 5 पोजीशन पे करेंगे, यहाँ पे अगर 5 पोजीशन पे करेंगे तो पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, बाद में ये इधर शिफ्ट होकर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस वाले कार्बन के ऊपर क्योंकि NO2 ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है,
तो ये तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका नाइट्रेशन यहाँ पे या फिर यहाँ पे होगा। फिर स्टीरिक हिंड्रेंस अगर मैटर करेगा तो यहाँ पे होगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स डाल के आपको पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने इतना देखा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 या फिर 5 पे हो रही, इतना तो हमें पता है। इसमें क्या फैक्टर ऐड करके आपको पूछ सकता है, जैसे ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, अब आपको डाइनाइट्रेशन या फिर और कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड करना है तो आप देख सकते हो हमने अब 2 पोजीशन तो ऑक्यूपाई है, तो आप सोचोगे कि 5 पे होगी, लेकिन अगर आप 5 पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा डीलोकलाइजेशन, तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि हमें 3 या फिर 4 पोजीशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो आपको डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन वहाँ पे सोचना है, ठीक है। तो एक तो नाइट्रोजन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। इसके बाद अगर हम विल्समेयर-हैक रिएक्शन अगर करते हैं, हमें पता है विल्समेयर-हैक में रिएजेंट क्या होता है हमारा, POCl3 DMM। अब इनके मैकेनिज्म में घुसने की कोई नीड नहीं है, सिंपल से रिएक्शन है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कोई भी आपके पास जो स्पेसीज है इसमें क्या आता है, एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, कौन सा, अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब हमें पता है पायरोल के केस में 2 और 5 पोजीशन पे मेजर आता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, बस ये हो गया हमारी विल्समेयर-हैक। इसके बाद अगर हम मैनेज रिएक्शन देखते हैं, अब हमें पता है मैनेज रिएक्शन में भी एक सेकेंडरी अमाइन होता है, फॉर्माल्डिहाइड ले सकते होता है, और इसके बाद एसिडिक कंडीशन होती है। और हमने ये भी देखा है नेम रिएक्शन वाले वीडियो में कि यहाँ से जब इनकी देखो एसिडिक कंडीशन में इसका प्रोटोनेशन होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से क्या बनेगी, इमाइन बनेगी, कौन सी, नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथिल ग्रुप और यहाँ पे ये इसके ऊपर प्लस, बेसिकली ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बनता है इस मिक्सचर से। और हमें पता है अभी इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, पायरोल के ऊपर क्या होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, कहाँ पे होगी, 2 पोजीशन पे होगी। तो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, N इसके ऊपर Me2, बस सिंपली यहाँ पे अटैक हुआ, ये इधर गया, आपको इस टाइप का प्रोडक्ट मिला। तो बेसिकली आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है, फिर आपको पोजीशन तो याद होती है, पायरोल फ्यूरान थायोफिन में 2 और 5 पोजीशन मेजर होती है। अगर 2 पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो फिर 5 पोजीशन पे होगा, और 2 और 5 दोनों भी ऑक्यूपाइड है तो फिर 3 या फिर 4 पोजीशन पे कर सकते हो, ठीक है। 4 रिएक्शन देख लिए, इसके बाद कौन सा रह जाता है, ओके देखो एक केस डिस्कस करते हैं। अगर पायरोल है, जैसे हमने देखा कि पायरोल पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव है, इसके ऊपर अगर हम वो वाली रिएक्शन करते हैं रिमल्टीमन CH-Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो हमें पता है यहाँ से KOH क्या करेगा, ये एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, फिर क्लोरीन निकल के जाएगी और हमें यहाँ पे ये डाइक्लोरो कार्बिन मिल जाती है। अब हमें पता है कार्बिन जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, ये वाला नाइट्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करेगा, बेसिकली इस वाले पाई बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होगी किसकी, कार्बिन की। तो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट हम डायरेक्टली यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, ये वाला इधर रीअरेंज करेगा, ये इधर, और क्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा। यानी कि बेसिकली यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिमन टिमन रिएक्शन कराओगे कहाँ पे, इसके ऊपर पायरोल के ऊपर, तो आपको पिरिडिन क्लोराइड मिलता है, ठीक है। फिर भी आपको वो समझना है कि कहाँ से कहाँ पे पाई बॉन्ड जा रहा है, तो क्लोरीन कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपने एक चीज़ देखी, जैसे यहाँ पे पायरोल के केस में जब हम रिमन टिमन करा रहे हैं तो पिरिडिन मिल रहा है, जैसे आप मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, इंडोल के केस में भी क्या है, बेंजीन है जिसको पायरोल जुड़ा है, तो वहाँ पे भी अगर हम आगे जैसे जाके करेंगे ये वाली रिएक्शन, तो बस उसमें क्या है, ये सिर्फ इतना सा पार्ट एक्स्ट्रा है, ये जो पार्ट है पायरोल, इसके साथ यही चीज़ होगी और आपको वहाँ से क्विनोलिन मिलेगा। कहाँ से, क्विनोलिन मिलेगा आपको इंडोल से, और यहाँ पे पिरिडिन मिल रहा है आपको पायरोल से, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। पायरोल और इंडोल में ये चीज़ कॉमन होगी। जब हम थायोपिन और इसके बारे में फ्यूरान के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं होगी। तब सिंपली क्या होगा, जो आपकी फ्यूरान और थायोपिन रिंग होंगी उसके ऊपर यहाँ पे अल्फा पोजीशन 2 पोजीशन पे CHO ग्रुप लगेगा। कब, आप जब रिमन टिमन कर रहा है। उसका रीज़न क्या रहेगा, उसमें ऑक्सीजन और सल्फर क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और सल्फर का हमने एरोमेटिसिटी वाला पार्ट भी देखा, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन रीच नहीं है, तो इसकी वजह से वो सिर्फ फॉर्माइलेशन करेगा 2 पोजीशन पे, वहाँ पे ये वाली एडिशन होके यहाँ पे रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। कहाँ पे, फ्यूरान और थायोपिन में।
पायरोल और इंडोल के केस में होगा। एक तो ये वाली चीज़ होगी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है किसकी, बस कुछ ही रिएक्शन हम डिस्कस कर रही है और एक दो रिएक्शन करेंगे बस। इसके बाद देखो Br2 इसके साथ अगर कोई हम जैसे ETOH MEOH ऐसा कोई हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट डाल देते हैं तो पायरोल के केस में यहाँ पे टेट्राब्रोमिनेशन हो जाती है। अब जितने भी रिएक्शन मैंने अब तक बताए ना, ये सारे रिएक्शन आगे जो भी हम हेटेरोसाइकल्स देख रहे हैं इनमें आपको कंपेयर करके ध्यान में रखनी है। जैसे ये वाला रिएक्शन है ना, ये वाला सेम रिएक्शन अगर हम फ्यूरान के साथ करेंगे तो वहाँ पे सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या आने वाला है। अगर वहाँ पे भी हम इस तरह से हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी अगर हम कोई हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट अगर यूज़ करते हैं तो इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर नहीं करते तो हमें वहाँ पे सिंपली अल्डिहाइड मिलता है। किस तरह से मिलता है मैं आगे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गए, ये वाले मेन रिएक्शंस देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा रुक जाते, देखो यहाँ पे जैसे हमने जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस करी, इनमें एक और डिस्कस करनी थी हमें। जैसे हम देखते हैं कि अगर इस तरह से हमारे पास डाइन है तो इसकी रिएक्शन हम फ्यूरान के साथ दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, हमने जैसे देखा यहाँ पे फ्यूरान जो है कैसे होगा, इसका अटैक यहाँ पे, जस्ट मिनट, इसका अटैक यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 1-2 कार्बन, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये रिएक्शन देखी, क्या फ्यूरान जो है डाइन के साथ रिएक्शन करके इस तरह से देता है डिसल्डर रिएक्शन। इसका रीज़न क्या देखा हमने कि फ्यूरान यहाँ पे इनके कंपैरिजन में सबसे कम एरोमेटिक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डिसल्डर रिएक्शन में जा सकता है क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी इसको रोक नहीं रही, ठीक है, ड्यूटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे पायरोल और थायोपिन की बात करेंगे ना, वो इतना ईजीली डिसल्डर रिएक्शन देते नहीं। फिर भी पायरोल को अगर हमें डिसल्डर रिएक्शन करवानी है पायरोल के साथ तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके एरोमेटिसिटी हम थोड़ा सा ख़त्म ही कर दें। जैसे ये यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया ब्यूटिल लिथियम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्यूटिल लिथियम इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, जस्ट मिनट, इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। इसके बाद मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगाना है मेरे को, ठीक है। फिर ये इसने अटैक किया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आया, इसको बाहर निकाल दिया। तो बेसिकली इस वाले स्टेप से हमें प्रोडक्ट क्या मिला देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अपना O है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हो ये कितना बेसिकली स्ट्रक्चर किसका है, BOC ग्रुप, जो हम अमाइन का वगैरह BOC से प्रोटेक्शन करते हैं ना, वो वाला ग्रुप है। बेसिकली हमने बेस से प्रोटॉन निकाल के यहाँ पे अटैक किया और ये वाला ग्रुप यहाँ पे रख दिया। तो अब आप देख सकते हो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर पहले जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जा रही थी, इसकी वजह से एरोमेटिसिटी में वो पार्ट ले रहा था, एरोमेटिक था कंपाउंड। अब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो ये इधर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी इसकी एरोमेटिसिटी खत्म कर देगा। तो ये वाले जो पाई बॉन्ड्स है इनको ये फ्री कर रहा है। तो अब अगर हम इसकी कोई डाइन जो है इलेक्ट्रॉन रिच डाइन, बेसिकली कंसिडर करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए, ऐसे अगर डाइन के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो ये डिसल्डर रिएक्शन का प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, जनरली पायरोल डिसल्डर रिएक्शन के अंडर को करता नहीं, सिर्फ फ्यूरान ज़्यादा रेट में करता है। लेकिन फिर भी अगर हमें करवाना है तो यहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। दूसरी और क्या क्या रिएक्शन हमने देखी, एक तो सिर्फ एसिडिक कंडीशन यूज करेंगे तो पायरोल का यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे ये पॉलीमर प्रोडक्ट मिल जाता है। दूसरा हमने देखा इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है हमेशा 2-5 पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट रहता है। अगर 2 पोजीशन ब्लॉक है तो 5 पे होगा, और 2 और 5 दोनों ब्लॉक है तो 3 या फिर 4 पोजीशन पे होगा। नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, विल्समेयर हैक रिएक्शन देखी। ये कौन सी हमारी मैनिक रिएक्शन, ये वाली मैनिक रिएक्शन है। इस वाली रिएक्शन मिक्सचर से यहाँ पे हमारे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, 2 पोजीशन पे सिंपली यहाँ पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा। इसके बाद हमने देखा जब हम यहाँ पे रिमर टिमर रिएक्शन करते हैं
तो पायरोल के केस में रिंग एक्सपांशन हो जाता है, इस तरह से प्रोडक्ट आता है। सिमिलरली इंडोल के केस में भी होगा, लेकिन फ्यूरान और थायोफिन का अगर हम वहाँ पे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं होगी। फ्यूरान और थायोफिन के केस में क्या होगा, सिंपली जब हम ये वाली रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे फॉर्माइलेशन हो जाएगी, यानी कि CHO आ जाएगा। कब, जब यहाँ पे ऑक्सीजन और या फिर सल्फर है, ठीक है। तो इतनी मेन रिएक्शन होती है पायरोल की। अब इसके बारे में, ठीक है, पायरोल की रिएक्शंस तो देख लिया अब हमने यहाँ पे। इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चंस। अब जितने भी इसमें सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये सारे जैम के और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन जो है वो किसके, गेट के। अब यहाँ पे ये जैम 15 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज फॉर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिवन बिलो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज फॉर द कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है, और एग्जाम में गेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि बेसिकली ये क्या है, नाइट्रोजन है, इनके पास लोन पेयर है, तो बेसिस है, ये क्या है, बेसिस है। तो जब हम बेस की बात करते हैं तो पीके देखते नहीं, तो PKAH देखते हैं, उसी को ये बोल रहा है कि पीके ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, पीके ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, PKAH, जो कि बेस के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि हमें पता है ये अगर बेस है तो इसका पीके नहीं होगा, ये क्या करेगा, जब H+ को ले लेगा तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, फिर इसका पीके हम देखेंगे, क्योंकि पीके हम एसिड के टर्म में देखते हैं। तो इसके पीके को, जो कि बेस के कॉन्जुगेट एसिड का पीके है, इसको क्या बोलते हैं, PKAH। ठीक है, वही यहाँ पे पूछ रहा है कि पीके वैल्यूज फॉर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिवन बिलो। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, तो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड। ये वाली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसी चीज़ से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सिंपली सॉल्व होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है हमें, पीके ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, मैंने क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड। और हमें एक चीज़ पता है, एसिडिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके वैल्यू के। अब अगर यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सा, किस वाले बेस का, कौन सा बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो जो बेस स्ट्रॉन्ग है उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा, और उसका पीके वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो सिंपली बेसिटी का ऑर्डर ढूंढो, फिर देखो कि उनके कॉन्जुगेट एसिड का ऑर्डर क्या है, उससे हम पीके का ऑर्डर निकालेंगे। इसमें अगर हम बेसिटी की बात करेंगे तो हमने एक तो देखा है पायरोल की जो लोन पेयर है वो प्रॉपरली यहाँ पे एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो वो डोनेशन के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये H+ को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा। क्योंकि हमें पता है अगर ये H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, वो कितना अनस्टेबल बन जाएगा, तो वो देगा ही नहीं। यानी कि 1 जो है वो सबसे वीक बेस है, और अगर वीक बेस है तो वीक बेस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि उसका पीके क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीके कम होता है। तो 1 का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका पीके सबसे कम रहेगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए कट गया। वैसे ही सबसे वीक देगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस इनमें से कौन है, देखो यहाँ पे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ये नाइट्रोजन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इन दोनों अगर आप देखोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बेस ज़्यादा बेसिक तो 2 या फिर 3 में से कोई होगा। और इन दोनों में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है। हमें पता है यहाँ पे बाहर का बॉन्ड एंगल क्या है, ज़्यादा है, यानी कि इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर में S कैरेक्टर ज़्यादा है, तो वो इजीली दे नहीं पाएगा। इसमें S कैरेक्टर कंपेरेटिवली कम है, तो 2 के कंपेरिजन में 3 क्या हो गया, ज़्यादा बेसिक हो गया। और इन सारों में ही बेसिक ज़्यादा कौन हो गया, 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये sp3 है और ये वाली लोन पेयर नाइट्रोजन की sp2 नाइट्रोजन के पास है, तो 3 क्या हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक रहेगा। और अगर कॉन्जुगेट एसिड वीक है तो उसका पीके क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। तो 3 का ज़्यादा यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, ऑप्शन बी भी कट गया। अब हमें सिंपली 2 और 4 में देखना है, तो आप देख सकते हो 2 और 4 में ये क्या है, ये नाइट्रोजन sp2 ही है ना। अगर यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा भी है तो वो कितना होगा, ओरिजिनल इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है, वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे sp3 है, तो इसकी वजह से बेसिक इन दोनों में ज़्यादा कौन होगा, 2 होगा। और 2 का ज़्यादा बेसिक है 4 के कंपैरिजन में, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा वो वीक रहेगा, तो उसका पीके
4 से कम होगा, तो इसकी वजह से ऑप्शन कौन सा सही आएगा, ऑप्शन सी सही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस वाले क्वेश्चन में देखना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना टाइम लगाने की भी कोई नीड नहीं थी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो रिएक्शन देखी रिमर टिमन, बेसिकली होगा क्या, ETO ने स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, CCl3 बन जाएगा, निगेटिव आएगा, एक क्लोरीन इसको लेके चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बन गई, डाइक्लोरोकार्बन बन गई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये सिंपली इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बन गया, नाइट्रोजन, यहाँ पे अपना डाइक्लोरो ग्रुप आ गया, इधर अपना ये है और नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे ये इस तरह से, और अपना यहाँ पे क्लोरीन, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। सिंपल सा था, इसको ज़्यादा सोचने की भी नीड नहीं थी। इसके बाद देखो इस वाले क्वेश्चन में, इसमें देखो बेसिकली रिएक्शन करके दिया है, आपको पूछ रहा है कि प्रोडक्ट इसमें रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है। अब हमने देखा है यहाँ से बेसिकली 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन तो हो गई है, और यहाँ से इस वाले मिक्सचर से हमारा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल आता है। कौन सी रिएक्शन है हमारी, मैनिक रिएक्शन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब ये चिचिबाबिन अमाइनेशन रिएक्शन ये तो नहीं है, इसमें क्या होता है बेसिकली आगे हम देखेंगे भी, जो हमारा पिरिडीन या फिर क्विनोलिन होता है ना, इस तरह से इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे NaNH2 या फिर KNH2 की रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या फिर हीटिंग कंडीशन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेसिकली इस वाले पोजीशन पे 2 पोजीशन पे NH2 ग्रुप आके लग जाता है। इसको बोलते हैं चिचिबाबिन अमाइनेशन। माइकल एडिशन तो हमने नेम रिएक्शन वाली देखी, मतलब सिंपल सी रिएक्शन है देखी है। अनटेस्टेड भी देखिए, जिसमें क्या होता है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो वहाँ पे SOCl2 डाइजोमीथेन इन सारों की रिएक्शन करके एक हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हम बना देते हैं, तो इसकी वजह से ये बाकी सारे ऑप्शन कट जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। सिंपल सी रिएक्शन थी। ये वाला क्वेश्चन पूछा है किसमें, जाम 14 में, तो हमने देखा है यहाँ पे क्या होता है, पिरिडीन के केस में जो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो है ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो इसकी जो होती है डाइपोल मोमेंट नीचे की साइड होती है, और इसमें क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से कॉन्जुगेशन में होती है इसके एरोमेटिसिटी की वजह से, तो यहाँ पे इसकी अपवर्ड होती है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखो जो भी मैंने रिएक्शंस करवाई ना, क्वेश्चन वही से आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ रहे उतनी रिएक्शन की है, लेकिन ये रिएक्शंस रिपीट हो रही, वही रिएजेंट है, वही पोजीशंस, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे। हमने देखा था कि जो पायरोल है इसके केस में अगर हम इसकी Br2ETOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, टेट्राब्रोमिनेशन। और आगे ये भी चीज़ हमें देखनी है, अगर ये सेम चीज़ अगर हम कहाँ पे करते हैं, फ्यूरान के केस में करते हैं, लेकिन डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इसका प्रोडक्ट ये वाला रहेगा। और यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया हूँ, नहीं आगे आएगा क्योंकि पिरिडीन तो आगे पढ़ने वाले हैं ना। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे पायरोल पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव है, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर पा रहा है, लेकिन पिरिडीन में क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन ज़्यादा विड्रॉइंग है, तो इस वाले रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिंग अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन रही है, तो वो बाहर से आने वाली इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगी कहाँ से, अगर उसके पास ही नहीं है तो देगी कहाँ से। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन के केस में बहुत रेयरली होता है, ठीक है। और फिर भी अगर हमें करवाना है ना, तो क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है। जैसे देखो मुझे यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है रिंग पे, ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो यहाँ पे अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया है, 0 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन मतलब मेंशन किया है, यानी कि रिएक्शन यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी नहीं। सिंपली यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हमारे पास यहाँ पे Br2 दिया है, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, और क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ठीक है। सिंपली Br लग गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बताने का रीज़न क्या था कि पिरिडीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती नहीं, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाती है, तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगी। फिर भी अगर रिएक्शन हमें करवानी है पिरिडीन के केस में, तो हमें बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, यानी कि हमें यहाँ पे पहचानना है कि इसके एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, यानी कि ऐसे वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पे पॉसिबल है नहीं।
सिंपली नाइट्रोजन की लोन पेयर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी, इसको बाहर निकाल देगी। बस ऑप्शन इसका डी सही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्यूरान एंड थायोपिन। अब इनको मैंने साथ क्यों लिखा है कि जो रिएक्शन जितने भी फ्यूरान देता है ना, सिमिलर से रिएक्शन थायोपिन देता है। तो अगर आपको कभी थायोपिन के ऊपर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको फ्यूरान के सिमिलर सा ही सोचना है। मेजर रिएक्शन, कुछ एक आध रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ पूछते नहीं। क्वेश्चन भी अगर आप आगे देखोगे ना आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो देखना है हमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे हमने पायरोल के केस में देखा कि जब हम इसकी, अब यहाँ पे हमें फ्यूरान या फिर थायोपिन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एक्स ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक्स क्या होंगे बेसिकली आपको, जब तक हम ये फ्यूरान और थायोपिन वाला पार्ट कंसिडर खत्म करेंगे तब तक हमारा एक्स जो होगा या तो ऑक्सीजन या फिर सल्फर हो सकता है, यानी कि दोनों के लिए हम साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पायरोल के केस में देखा था जब भी हम 2 या फिर 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन करवाते हैं तो उसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते थे 3, और अगर यहाँ पे 3 या फिर 4 पोजीशन पे करते हैं तो उसके कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। उसकी वजह से हम 2 और 5 को मेजर प्रोडक्ट बोल देते। ठीक है, वही सेम चीज़ होगी फ्यूरान और थायोपिन के केस में। अब इसमें अगर आप डिफरेंट रिएक्शंस देखोगे फ्यूरान की, तो एक तो जैसे हमने पायरोल के केस में ये वाली चीज़ डिस्कस की, इसके साथ CHCl3 KOH के साथ हमारे क्या मिल रहा था, रिंग एक्सपांशन वाला प्रोडक्ट मिल रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया, आपको ध्यान रखना है कि आगे जब हम इंडोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ सेम चीज़ होने वाली है। लेकिन फ्यूरान या फिर थायोपिन के ऊपर अगर हम CHCl3 KOH की रिएक्शन करवा देते हैं तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है नहीं। सिंपली जो प्रोडक्ट रहेगा फॉर्मुलेशन वाला, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। यानी कि फ्यूरान के केस में रीमन टीमर और विल्समेयर हैक रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ये हमारा फ्यूरान या फिर थायोपिन है, इसके ऊपर हमने POCl3 DMF की रिएक्शन करी है तो ये यही प्रोडक्ट देगा। यानी कि रीमन टीमर और जो हमारा विल्समेयर हैक रिएक्शन है सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, बाकी रिएक्शन सिमिलर सी होगी। अगर आप इसके ऊपर नाइट्रेशन करवाते हो, ये फ्यूरान या फिर थायोपिन है हमारा, यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप नाइट्रेशन करवाते हो तो वो कहाँ पे होगी, 2 या फिर 5 पोजीशन पे, HNO3 H2SO4। ठीक है, नाइट्रेशन यहाँ पे होगी। सिमिलरली अगर सल्फोनेशन वाला रिएजेंट यूज़ करते हो तो सल्फोनेशन भी इसी पोजीशन पे होगी। अब इसमें आपको और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो ये वाली रिएक्शन है, सारे रिएक्शन जो हमने पायरोल के केस में लिखे हैं ना वो आपको याद करने हैं। कंसिडर करो यहाँ पे फ्यूरान है, अब थायोपिन की मैं बात नहीं कर रहा, फ्यूरान है। इसके ऊपर जैसे हमने इसकी रिएक्शन करी, जैसे पायरोल के ऊपर हमने किसकी रिएक्शन करी, Br2 ETOH, तो हमें टेट्राब्रोमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिला। वही अगर हम फ्यूरान के केस में रिएक्शन करते हैं, कौन सी, सेम वही रिएक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई भी नॉन हाइड्रोक्सिलिक, जैसे वहाँ पे हम ETOH MEOH यूज़ कर सकते थे ना, वैसा अगर यहाँ पे कोई नहीं करते सॉल्वेंट, मतलब जैसे जो प्रोटॉन दे रहा है, जो एक्वेस कंडीशन है जो वो दे रहा है, वो अगर यहाँ पे यूज़ नहीं करते, जो नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका टेट्राब्रोमिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे हमने पायरोल के केस में किया, Br2 के साथ यहाँ पे MEOH या फिर ETOH यूज़ करते, यहाँ पे ये वाली चीज़ अगर यूज़ नहीं करते MEOH वगैरह तो ये प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन अगर इनको यूज़ करते जैसे हमने पायरोल के केस में किया था वैसे अगर करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मैकेनिज्म में घुसने की कोई नीड नहीं है। कंसिडर करो यहाँ पे ये वाली रिंग क्लीव हो गई है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया है, सिंपली यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आके लग गया है। इतना आप कंसिडर करो। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जैसे पायरोल के केस में होता था वैसे होगा। सिर्फ Br2 अगर आप यूज़ करोगे और आपको कोई इस तरह का सॉल्वेंट दे दोगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये हो गया। और हमने मेन प्रॉपर्टी क्या सीखी है, क्योंकि फ्यूरान लेस एरोमेटिक है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से ये वाले जो पाई बॉन्ड्स है ना, ये डिसल्ड रिएक्शन के अक्रॉस जा सकते हैं। सेम चीज़ हमें पायरोल में अगर करनी थी तो वहाँ पे हमें कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ता था। ठीक है, तो इसके केस में हमने क्या क्या देखा,
रिमर्टिमन, विल्समेर-हैग, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये Br2 वाली रिएक्शन। ठीक है, और क्या क्या होता है इस वाले पॉइंट में। ठीक है, और एक रिएक्शन जैसे देखो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे हमने नेम रिएक्शन में देखा था कि जो बेंजोइन कंडेंसेशन या फिर कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है, अगर यहाँ पे क्या है CHO, कैनिज़ारो रिएक्शन का ये एक अच्छा एग्जांपल होता है, क्योंकि कैनिज़ारो में हमने क्या पढ़ा था कि जिस भी कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा H नहीं है, इसमें तो अल्फा H नहीं है, वो क्या करता है कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो बेसिकली NaOH 50% यूज़ करते थे, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर ये अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा वापस आएगा और यहाँ से H- चला जाएगा जो दूसरे आपके फुरफुराल्डिहाइड के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिल गया हमें, डबल बॉन्ड OH मिल गया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये डबल बॉन्ड CH2OH। तो एक तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है। बाद में हमें पता है बेस क्या करेगा, ये वाला एसिडिक प्रोटॉन भी यहाँ से निकाल लेता है, और जो भी आपका जैसे NaOH यहाँ पे अगर यूज़ किया हो तो इसका ये जो काउंटर आयन होगा वो यहाँ पे साल्ट फॉर्म में आएगा, ये प्रोडक्ट रहेंगे। तो बेसिकली बोलना क्या है मुझे कि फ्यूरान एक डिसल्टर रिएक्शन के लिए भी अच्छा डाइन है, कैनिज़ारो रिएक्शन भी इसमें फास्ट होती है। ठीक है, तो ये वाली इतनी सारी चीज़ें थी। ये जो रिएक्शन है जो यहाँ पे लिखे हैं ये आपको पायरोल के साथ कंपेयर करके यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, और थायोपिन में भी आपको ध्यान रखना है कि इसी टाइप की रिएक्शन होगी जैसे फ्यूरान में हमारे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमने देखा फ्यूरान और थायोपिन के लिए। इसके बाद करेंगे सिंपल से क्वेश्चन, जैसे देख सकते हो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो बेसिकली हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, हमें पता है पायरोल फ्यूरान थायोपिन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, एसिड दिया है और हमारे पास क्या है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है, यहाँ पे CH3। तो एसिडिक कंडीशन में यहाँ से बेसिकली क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जैसे हम फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करते हैं ना, तो कंसीडर करो कि इस वाले मिक्सचर से कुछ इस तरह का आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट देगा, और हमें इतना पता है कि 2 या फिर 5 पोजीशन पे प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, B सही हो जाए। अब इसमें और एक बात है, देखो जैसे मैंने पायरोल के केस में बोला था कि डायनाइट्रेशन अगर करवाना चाहेंगे वो भी कब होगी, एक तो ये वाले सिस्टम्स एरोमेटिक्स कंपाउंड इजीली रिएक्शन देते नहीं, हार्श कंडीशन या फिर लेविस एसिड यूज़ करते हैं तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें खुद के एरोमेटिसिटी लूज़ करनी पड़ती है ना। तो हमने देखा कि पायरोल के केस में अगर मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे हम नाइट्रेशन कर दी, ठीक है, यहाँ पे अगर नाइट्रेशन कर दी तो दूसरी बार डायनाइट्रेशन करवा रहे तो वो यहाँ पे नहीं होगी बल्कि यहाँ पे होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बोली, लेकिन क्या इनमें पॉसिबल है डायनाइट्रेशन ट्राइनाइट्रेशन करवाना, क्योंकि पहले से ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे नहीं रहे, ऊपर से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा रहे हैं, तो रिंग्स और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन रही है, तो फिर वो उनका रेट कम ही होता जाएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो डायनाइट्रेशन ट्राइनाइट्रेशन जनरली पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर करवानी है तो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन यूज़ करके ही हम कर सकते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसकी वजह से उसका रेफरेंस मैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में इस करके दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब आपका वो हो जाएगा ना क्या ये असाइलेशन, तो उसके बाद ये रिंग को ये असाइल ग्रुप और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना रहे। तो जैसे मैंने फर्स्ट पायरोल के केस में बोला था कि डायनाइट्रेशन, तो यहाँ पे ये डाई असाइलेशन होगा नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से इस वाले ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये तो इसमें पोजीशन तो गलत दिया है, इसको तो आप काट ही सकते हो, और इस पे भी 3 पे दिए तो ये काट सकते हो। सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन B। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, द कंपाउंड्स जैम 22 में MSQ टाइप में क्वेश्चन पूछा है दैट पार्टिसिपेट इन डिसल्टर रिएक्शन विथ मैलिक अनहाइड्राइड। एक तो हमें पता है पायरोल, अब मैलिक अनहाइड्राइड क्या है, मैलिक अनहाइड्राइड बेसिकली एक अच्छा डायनोफाइल है, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो हमें पता है फ्यूरॉन जो है, फ्यूरॉन इसके साथ अच्छी डिसल्टर रिएक्शन देता है, और फ्यूरॉन के केस में हमें पता है बाकी के केस में मैलिक अनहाइड्राइड के साथ एंडो प्रोडक्ट मेजर होता है डिसल्टर रिएक्शन में, लेकिन इसमें
फ्यूरान के केस में एक्सो मेजर होता है, ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। अच्छा डिसल्डर रिएक्शन देता है क्योंकि हमें डिसल्डर रिएक्शन में एक तो सिसॉइड डाइन चाहिए होते हैं, एक तो इसके रिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये सिसॉइड है, दूसरा ये लेस एरोमेटिक है तो ये डिसल्डर रिएक्शन दे सकता है। लेकिन पायरोल जो है ये नहीं दे सकता। अगर हमें इसको एक्टिव बनाना है डिसल्डर के लिए तो यहाँ पे हम क्या करते थे, कोई इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते थे। ठीक है, एक तो हो गया। यहाँ पे ट्रांसफर्ड है तो ये तो जाएगा ही नहीं। और इसमें आप देख सकते हो ये वाली बीच वाली रिंग जो होती है इसमें कम एरोमेटिसिटी होती है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कम होता है। जैसे हमें एरोमेटिक जब पढ़े थे NiCS वैल्यू के अकॉर्डिंग भी हमने बहुत बार देखा है कि इसमें मिडल रिंग में एरोमेटिसिटी कैरेक्टर कम होता है, और ये क्योंकि सिसॉइड डाइन है तो ये डिसल्डर रिएक्शन के अंडर को कर सकता है। ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी और ये इसके सही आंसर है। इसके बाद देखो ये जैम 12 में 2012 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जब जैम का जो क्वेश्चन पेपर टाइप जो था अलग था। जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया था जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें कि 2014 से पहले जो पेपर का पैटर्न रहता था वो अलग रहता था। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे वो थ्योरी टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 5 मार्क्स के, तो उसमें ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ H एंड I इन द फॉलोइंग सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहाँ पे बेसिकली मैकेनिज्म वगैरह करके दिखाना था, तो इसकी वजह से 5 मार्क के 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो बेसिकली अब जैसे हमने बोला कि थायोफिन वगैरह भी डिसल्डर रिएक्शन कम दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो क्या किया है, जैसे पायरोल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था उसी तरह से यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करके बेसिकली अब ये एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिक ये रहेगा ही नहीं क्योंकि इसकी लोन पेयर जो है वो सारी क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ मतलब टोटल बॉन्ड्स बना लिए ना, यानी कि यहाँ पे एरोमेटिक है ही नहीं। और अगर एरोमेटिक है नहीं यहाँ पे तो ये डिसल्डर रिएक्शन के अंडर को करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्या होगा, ये अपना क्या है डाइनोफाइल है, ये यहाँ पे और ये इधर। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको दिखा सकते हैं इस तरह से ऊपर, इसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे बना बॉन्ड, यहाँ पे इधर बनी अपनी 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे नीचे की साइड दिखा सकते हैं कौन सा CO2 Me ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये वाला प्रोडक्ट आ गया। इसके मतलब ये क्या है हमारा H है। इसके बाद क्या बोला, हीट दिया। अब हमें पता है अगर ज़्यादा हीट देते हैं तो डिसल्डर रिएक्शन के बाद रेट्रो डिसल्डर के पॉसिबिलिटी होती है, और वो भी कब, अगर कोई गैस रिलीज हो रहा है तो उसका ड्राइविंग फोर्स रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे, ये इधर और ये इधर, तो आप देख सकते हो SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, और बेसिकली हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, बेंजीन, जिसके ऊपर यहाँ पे लगा है CO2 Me ग्रुप। ठीक है, प्लस SO2, ये SO2 गैस जो रिलीज हो रही है इसका ड्राइविंग फोर्स है, और ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि आए। तो आप देख सकते हो इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो ये ईस्टर वाले 2 ऑक्सीजन है, बाकी 8 कार्बन और अपने 8 हाइड्रोजन थे। ऑप्शन मतलब स्ट्रक्चर जो है I का ये वाला रहेगा। बेसिकली पहले डिसल्डर, उसके बाद रेट्रो डिसल्डर रिएक्शन हो रही है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैम 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले Ac2O ZnCl2 दिया है, मतलब सिंपली असाइल इलेक्ट्रोफाइल आएगा, असाइलेशन होगी। देखना कहाँ पे है कि फ्यूरान के केस में 2 या फिर 5 पोजीशन पे मेजर रहता है, तो ये 3 वाले जो है ऑप्शंस, ये तो हमने वैसे भी काट दिए, या तो D होगा या फिर ये होगा। अब आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया है, इसमें यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे नाइट्रोजन कैसे पॉसिबल हो सकती है, नहीं पॉसिबल हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या है इसका, D, क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन पे एक बार हो गया है। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था, अगर एक बार यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, बाद में यहाँ पे अगर लगाया है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट करेगा, तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जाना पड़ेगा, ऑप्शन इसका D सही आ जाएगा, क्योंकि हमें बताया है नाइट्रेटिंग मिक्सचर में हम यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे ये नाइट्रेशन कभी करते नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन D सही आ जाएगा। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड्स ऑफ एरोमेटिक नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज। ठीक है, NAT टाइप में जैम 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेसिकली इसमें हेट्रोसाइकल्स इन्वॉल्व है, इस करके मैंने इस वाले क्वेश्चन को लिया है। देखो एक तो ये एरोमेटिक है क्योंकि हमने देखा थायोफिन एरोमेटिक है, इसमें भी क्या है, इस वाले नाइट्रोजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, और ये 2 पाई बॉन्ड्स है, तो ये भी एरोमेटिक है, दूसरा हो गया। यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, रिंग के प्लेन में है, वो
परपेंडिकुलर होते तो फिर कॉन्जुगेशन में पार्ट लेते, एरोमेटिसिटी में कुछ मैटर करते, लेकिन वो एरोमेटिसिटी में मैटर ही नहीं कर रही क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं। तो ये 2 एरोमेटिक हो गए। बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, यानी कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। सिस्टम प्लेनर है, कॉन्जुगेशन हो रहा है लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये हमारा आंसर में नहीं आएगा। इसमें आप देख सकते हो ये वाले 2 पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की लोन पेयर और 2 हो गए, और ये नाइट्रोजन की लोन पेयर, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उस टाइप से ये काम करेगा। जैसे अगर हम ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर दिखा देते तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर H, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर H, और अपना ये O माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे प्लस, और अपना ये डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, सिस्टम प्लेनर है तो ये एरोमेटिक हो गया, तो ये 3rd हो गया हमारा। और इसमें आप देख सकते हो ये भी क्वासी एरोमेटिक टाइप ही है ना, ठीक है। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका भी यहाँ पे पोलराइजेशन इस तरह से दिखाएंगे, O माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये भी एरोमेटिक, यानी कि 4 कंपाउंड हमारे यहाँ पे एरोमेटिक आ जाएगा, ऑप्शन 4 सही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जितने भी हेटेरोसाइकिल हम देख रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिरीडीन, क्योंकि आप जैसे कि आप आगे देखेंगे हम पिरीडीन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये भी देखना है, और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या ध्यान में रखनी है ये भी देखनी है। जैसे देखो अगर हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो अब तक हमने क्या देखा, पायरोल, फ्यूरान और थायोपीन में अगर हम बेंजीन के साथ कंपेयर करते हैं तो जो पायरोल था वो क्या था, थोड़ा सा पाई एक्सेसिव था, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किससे, बेंजीन से भी ज़्यादा दे रहा था, ठीक है। बेंजीन से वो ज़्यादा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा था ड्यू टू इस पाई एक्सेसिव नेचर। लेकिन अगर हम पिरीडीन की बात करेंगे और यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो बेंजीन से भी पिरीडीन का रेट कम होता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा ये जो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइड है इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा मतलब होता है, तो इसकी वजह से वो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन जो है मतलब डेंसिटी जो है, रिंग की डेंसिटी जो है वो पूरी खींच लेता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना रहा है, तो फिर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी नहीं, ठीक है। एक तो ये वाली चीज़ होगी नहीं। फिर भी अगर हमें करनी है तो आप देख सकते हो जब भी इसका नाइट्रेशन वगैरह करा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले कंडीशन के साथ हाई टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं, ठीक है, तो 350 डिग्री या फिर 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर देके फिर ये रिएक्शन करवानी पड़ती है अगर करनी है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। फिर जैसे हमने देखा पायरोल, फ्यूरान और थायोपीन के केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आ रहा था, 2 या फिर 5 पोजीशन में मेजर प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अगर आप एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो पिरीडीन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेजर पोजीशन रहेगी वो रहेगी 3 या फिर यहाँ पे ये 5, ठीक है, 3 या फिर 5, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, जैसे देखो अगर हम पिरीडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हो ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है, तो यहाँ पे 4 पोजीशन पे क्या आ रहा है, पहले तो जब ये वाला पाई बॉन्ड इधर खींचेगा तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे पहले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बाद में जब ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो आप देख सकते हो इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बाद में 4 पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली और एक अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जैसे इधर 2 पोजीशन पे आ रहा है, वैसे इधर इस वाले 2 पोजीशन पे यानी कि 6 पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ओवरऑल आपको देखने को क्या मिल रहा है, 2 4 और 6 जो पोजीशन पे अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 2 4 और 6 पोजीशन क्या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशन बन रही है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होगी नहीं। तो फिर कंपेरेटिवली अगर हम बात करेंगे तो 3 और 5 पोजीशन को कंपेरेटिवली थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है जब भी हम हार्श कंडीशन यूज़ करके इसके कोई रिएक्शन करवाते हैं तो ये 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाता है, ठीक है। और यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 4 और 6 पोजीशन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहेंगे, न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड करवाना चाहेंगे तो उसका रेट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिंग है और ऊपर से 2 4 6 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन बन रही है। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ पे रहेगी, फास्ट रेट 2 4 6 पे, और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम पिरीडीन की बात करते हैं तो 3 और 5, इतना आपको ध्यान रखना है पायरोल, फ्यूरान और थायोपीन के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है ये हार्श कंडीशन वगैरह क्यों यूज़ करनी पड़ रही है। एक तो इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी रिंग में कम है, ऊपर से ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल दें, जैसे नाइट्रोजन करवा रहे हो या फिर सिंपली हम जैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे, जैसे देखो Br+ डाल दिया, हमने एक क्वेश्चन भी देखा है उस तरह से, तो ये क्या करेगा, सिंपली इसके ऊपर अटैक करेगा ना लोन पेयर से। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ लगा है ब्रोमीन और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि रिंग पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगी ही नहीं। तो इसकी वजह से हार्श कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पिरिडीन होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम रिएक्शन देखेंगे, सिमिलर वही रिएक्शन आएंगे फिर पिरिडीन के, जैसे पहले तो पिरिडीन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके डिफरेंट रिएक्शन अगर हम देखेंगे, पहले अगर हम HNO3 H2SO4 के साथ यहाँ पे अगर नाइट्रेशन करवाती है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, इसकी नाइट्रेशन होगी 3 पोजीशन पे। इसके बारे में थियोरेटिकली भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में वगैरह कि किस पोजीशन पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। सिमिलरली अगर सल्फोनेशन अगर हम करा देते हैं, तो वो भी यहाँ पे होगी 3 पोजीशन पे। ठीक है, तो ये जितनी भी रिएक्शंस है जो हमने पायरल फ्यूरान के केस में पढ़ी है, उसी टाइप से रिएक्शन यहाँ पे, सॉरी मैंने क्या लिखा दिया है, ये नहीं होगा, ये अपना सल्फोनेशन का प्रोडक्ट। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जो है 3 या फिर 5 पोजीशन पे आना है। और हमने एक बात देखी, अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के एडिशन करवा देते हैं, तो वो कहाँ पे आना है, कोई न्यूक्लियोफाइल के एडिशन करा देते हैं, तो यहाँ पे एक तो ये 4, 2 या फिर 6 पोजीशन पे पॉसिबल है। अब आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला है और ये वाला, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैंने यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम यूज़ किया है फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल यूज़ किया जैसे इथिल ब्रोमाइड है। तो ये कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना मुझे यहाँ पे करना है या फिर यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। अब आप देख सकते हो ब्यूटिल लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वाला प्रोटॉन क्या है, एसिडिक। क्यों, क्योंकि जब ये प्रोटॉन निकलेगा, निगेटिव चार्ज जो यहाँ पे आएगा वो इस तरह से कॉन्जुगेट होकर नाइट्रोजन के ऊपर स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि हमारे पास ये वाला जो एनायन है ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल एनायन पहले बनेगा। ठीक है, ये एनायन बनेगा और फिर ये इस वाले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सिंपली ये वाला मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या, इसमें जब हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2 टाइप के मैकेनिज्म हो सकते हैं, एक तो एडिशन इलिमिनेशन या फिर इलिमिनेशन एडिशन। उसमें से भी आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन करने वाला नाइट्रोजन है ना, तो आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे डाल रहे हो, ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे R- लिख देता हूँ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले एडिशन होगी, निगेटिव चार्ज इस तरह से स्टेबलाइज होगा, फिर ये वापस आएगा यहाँ पे और क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म जो होता है वो प्रेफर्ड होता है इन कंपैरिजन विद इलिमिनेशन एडिशन, क्योंकि हमें पता है इलिमिनेशन एडिशन करने में हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अनस्टेबल बेंजाइन बनानी पड़ेगी, ठीक, उससे तो ये वाली चीज़ सही है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक चीज़ पिरिडीन के केस में क्या ध्यान रखनी है, हमने जो देखा अब तक कि इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम एडिशन कर रहे हैं पिरिडीन में, तो हम वो कहाँ पे कर रहे थे, बेसिकली इस वाले पोजीशन पे 3 पे, यानी कि अगर मैं नाइट्रेशन कर रहा था तो मैं यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे कर रहा था। लेकिन अगर मुझे सिलेक्टिवली इस वाले पोजीशन पे या फिर इस वाले पोजीशन पे अगर नाइट्रेशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा। इस केस के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, तो हमें इन वाले पोजीशन को एक्टिव बनाना पड़ेगा। किस तरह से बनाएंगे, जब हम पिरिडीन को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराएंगे, जैसे MCPB है, तो क्या बन जाएगा, पिरिडीन एन ऑक्साइड बन जाएगा, और ये अच्छा मेथड होता है। ठीक है, पिरिडीन एन ऑक्साइड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा। अब इसके ऊपर जो भी आपको जैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि Cl+ मुझे लगाना है, तो ये क्या करेगा, पहले इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर, ये यहाँ से इसको ले लेगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे Cl लग गया, यहाँ पे H है, लास्ट में ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज एज इट इज। तो अगेन आप देख सकते हो प्रोडक्ट तो जो हमें चाहिए था, जहाँ पे हमें इसका हेलोजिनेशन या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाना था वो तो हमने लाया, लेकिन फिर अब क्या है यहाँ पे दिक्कत, ये एन ऑक्साइड जो बना है, तो लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, सिंपली इसको PCl3 के साथ ट्रीट करा देते हैं। तो ये मैकेनिज्म में घुसने की आपको नीड नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे
अगर हमें 2, 4, 6 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करनी होती है, जो कि जनरली होती नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्टिव बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें इसका पिरिडीन एन ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। इसके यहाँ पे MCP के जगह पे आपको कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे सकती है, जैसे NaIO4 हो गया, पराइडेट, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो ये वाला एक्टिव पोजीशन हो जाएगी, पिरिडीन एन ऑक्साइड बनेगा, इस तरह से ये बनेगा। और लास्ट स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि PCl3 अगर आपको दिया है तो आपको कंसीडर करना है कि ये वाला ग्रुप यहाँ से हट गया है। किस तरह से हटेगा, O- हमें पता है ऑक्सीजन और फॉस्फोरस की बॉन्ड एफिनिटी होती है, फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा, तो यहाँ से क्या बन गया, अपना नाइट्रोजन है, ये इस तरह से है, अपना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया है, ये O, ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए है, निगेटिव चार्ज आ गया, इसके साथ 3 क्लोरीन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, बाद में ये इधर शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सिंपली आपका प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट प्लस इसके साथ P डबल बॉन्ड O और 3 Cl, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि अगर एक्टिवेट करना है तो पहले MCP है, बाद में PCl3 करके हमें जो भी पोजीशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो पिरिडीन के बारे में इतनी क्वेश्चंस आपको, मतलब इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की एडिशन 246 पे होगी, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन 35 पे होगी। क्यों, क्योंकि इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जनरली इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन अगर करवानी है तो हार्श कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर देखे बेंजीन, पायरोल और पिरिडीन में, तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बताना है मेरे को, अब तक जो हमने क्वेश्चंस देखे वो सारे जैम के थे, उसमें ऑलमोस्ट सारे जैम के एक ही गेट का होगा, वो सारे कहाँ से आ रहे थे, पायरोल, फ्यूरान और थायोपिन, ठीक है। और वो जो डाइन वाला कैरेक्टर किसका है, मतलब डिलसल्ट रिएक्शन के अंडर वो कौन जा सकता है। तो जैम के बच्चों को ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थायोपिन, पायरोल, फ्यूरान। और यहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस आगे एक आध दो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस देखोगे ज़्यादातर पिरिडीन के ऊपर है और हमारा इंडोल के ऊपर है और वो गेट के है। देखो ये वाले सारे पिरिडीन के क्वेश्चंस हैं और ये सारे गेट के हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो जैम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है पायरोल, फ्यूरान, थायोपिन, और जो बाकी गेट वाले हैं उनके लिए वो भी ज़रूरी है, लेकिन पिरिडीन और इंडोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक पॉइंट जो मैं बताना आपको भूल गया हूँ वो बता देता हूँ। जो पिरिडीन है इसके बहुत सारे, मतलब बाकी भी सिंथेसिस होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होता है हैंड सिंथेसिस, ठीक है। हैंड सिंथेसिस, हैंड्स पिरिडीन सिंथेसिस बोलते हैं इसको। तो इसमें बेसिकली जब आगे एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब आपको देंगे ना रिएक्शन, तो इस तरह से देंगे, 2 इक्विवेलेंट, इस तरह से, जस्ट मिनट, COOMe, ठीक है, प्लस आपको बोलेंगे यहाँ पे इस तरह से कोई अल्डिहाइड दिया है, R ग्रुप कोई भी हो सकता है, PH हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है, प्लस इसके साथ आपको अमोनिया देंगे और एरो पे देंगे आपके पास यहाँ पे pH दिया है 8.5, इस करके आपको इस तरह से रिएक्शन देंगे और आपको प्रोडक्ट पूछेंगे। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में घुसने में कोई भी मतलब नहीं, इसका मैकेनिज्म लेंदी होता है। सिर्फ इस वाले क्वेश्चन के बारे में, इस वाले सिंथेसिस के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जस्ट मिनट। इसमें हमारा स्ट्रक्चर तो कुछ गलत नहीं हुआ, चलो ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे पहले, ठीक है। तो देखो बेसिकली आपको इस तरह से रिएक्शन देंगे और आपको पूछेंगे प्रोडक्ट क्या है। अब इसमें के मैकेनिज्म में घुसना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से कीटो ईस्टर के 2 इक्विवेलेंट होते हैं, कोई भी एक अल्डिहाइड होता है और अमोनिया होता है और ये वाली पीएच की कंडीशन होती है। इतना अगर आपको देख रहा है तो आपको समझ जाना है हैंड्स पिरिडीन सिंथेसिस है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको रखना ध्यान ये है कि इसमें 2 रिएक्शंस होती है इस वाले सिंथेसिस के मैकेनिज्म में, एक तो माइकल एडिशन, दूसरी अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, जैसे रॉबिन्सन एनुलेशन के बारे में आता है ना कि माइकल और अल्डोल उसमें होती है, उसी तरह से यहाँ पे माइकल और अल्डोल होती है। एक तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सबस्ट्रेट क्या है, कंडीशन क्या है, इसमें ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है विदाउट मैकेनिज्म तो आपको क्या करना है, देखो तो आपको सिंपली यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स दिए है ना, इनको इस तरह से आपको अलाइन करके लिखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है।
हमें पता है 2 इक्विवेलेंट थे हमारे पास इस वाले कंपाउंड के। सिर्फ आपको इस तरह से अगर आपको लिख लिया ना आपने एक बारी, तो आप इजीली यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो। और अपना यहाँ पे क्या है NH3, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट लिख लेना है और इन सारे को मिला के आपको, हमें पता है हेंस पिरिडिन सिंथेसिस है तो पिरिडिन का स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखनी है, इसमें अगर सिर्फ इतनी ही कंडीशन दी है, ये वाले सबस्ट्रेट और आपको ये वाली पीएच की कंडीशन दी है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, ये वाला आएगा COOET। यहाँ पे आपका R ग्रुप, यहाँ पे आपका COOET, ठीक है। और यहाँ पे ये मिथिल और ये मिथिल। फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट आएगा और लास्ट स्टेप इसका रहेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में मतलब इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट में बोल रहा हूँ। माइकल एडिशन, अल्डोल कंडेंशन, ये सारे मैकेनिज्म करने के बाद, क्योंकि इस वाले पीएच के साथ आपको देख सकते हो 8.5 पीएच है, यानी कि यहाँ पे कोई बेसिक कंडीशन है ना, ठीक है। यहाँ पे कोई बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में यहाँ पे अल्फा एसिडिक प्रोटॉन्स भी है, अल्डोल माइकल सारी होगी, मैकेनिज्म में जाने की नीड नहीं है। जो सबस्ट्रेट दिया है इस तरह से आपको लिख लेना है और यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन को, यहाँ से हाइड्रोजन्स को और यहाँ से इन वाले ऑक्सीजन को, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के पिरिडिन जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ये आता है प्रोडक्ट। लास्ट स्टेप में अगर आपको ऑक्सीडेशन दिया है पिरिडिन सिंथेसिस में, तो फिर आपको इसको ऑक्सीडाइज करके लिखना है ओरिजिनल पिरिडिन के फॉर्म में। और अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको मेंशन नहीं किया तो आपको प्रोडक्ट जो है वहीं पे रोक लेना है, ठीक है। लेकिन अगर देखो यहाँ पे अपना क्या था, ये R थे, मैंने क्या बोला, ये वाला हमारा प्रोडक्ट रहेगा इस वाले स्टेप का। और लास्ट स्टेप में अगर ऑक्सीडेशन मेंशन किया है तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में पिरिडिन के फॉर्म में लिख लेना, अदरवाइज इस यहाँ तक रोक देना है। लेकिन अगर आपको सारे ऑक्सीडेशन मेंशन नहीं किया, लेकिन सारे ऑप्शंस अगर आपको पिरिडिन के फॉर्म में दिए, तो फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना है। वो ऑक्सीडेशन अपने आप से वहाँ पे कंसिडर करना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला स्टेप लास्ट में हुआ है कि ड्यू टू इसका एरोमेटाइजेशन जो हमें गेन करना है। ये इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। देखो गेट में पूछा हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट W एंड X इन द फॉलोइंग सिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या दिया है, जैसे मैंने बोला कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ये यहाँ पे दिया है पर एसिटिक एसिड दिया है, MCP बेस जैसे पर एसिड होता है उसी तरह से ये कोई पर एसिड है। तो यहाँ से हमें पता है क्या होने वाला है, जो W रहेगा वो N ऑक्साइड रहेगा। तो A गलत हो गया, B गलत हो गया, C या फिर D में हो सकता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड स्टेप में क्या दिया है आपको, फिनिल बेंजिल ब्रोमाइड दिया है और बेस दिया है। तो देखो बेसिकली क्या होगा, जब ये बन गया पिरिडिन N ऑक्साइड, ठीक है, तो इसके बाद आपके पास बेंजिल ब्रोमाइड है, यानी कि ये हमें पता है ये O- क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, इसको हटा देगा यहाँ से। तो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, N है यहाँ पे, जस्ट मिनट, ठीक है। O इसने बॉन्ड बना लिया इस वाले कार्बन के साथ और इसके साथ यहाँ पे लगा है इस तरह से बेंजीन रिंग, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऐसे सबसेट देख के लगेगा कि यहाँ पे 2,3,3,3 सिग्मा ट्रॉपी इसको इस तरह से हो सकती है क्या, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है अगर ऐसे कोई हीटिंग कंडीशन वगैरह होती या फिर नहीं भी होती, फिर भी अप्रोच करने से पहले यहाँ पे NaOH दिया है, अब बेस दिया है स्ट्रॉन्ग, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये बेंजाइलिक एनाइन बनेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, सिंपली ये इधर शिफ्ट होगा और ये न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ से देखो न्यूट्रलाइज होकर क्या, सिंपली एक तो हमारा पिरिडिन मिलेगा और एक तो हमारे यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा N ऑक्साइड बन रहा था, ऑप्शन C या फिर D में हो सकता था, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या मिला, एक तो हमें बेंजाल्डिहाइड और यहाँ पे पिरिडिन मिला, ऑप्शन D सही हो जाएगा। सिंपली रिएक्शन इस तरह से थी, गेट में पूछा हुआ एक क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट M and N। तो यहाँ पे आपको कैसे ध्यान रखना है, देखो NaOH दिया है और मिथिलो आयोडाइड। अब हमें पता है NaOH क्या है, बेस है, एसिडिक प्रोटॉन ये वाला है, इसको निकालेगा और इसको कॉन्जुगेट करने से पहले ये इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भी हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे OMe बन जाएगा, यानी कि M जो रहेगा वो OMe रहेगा, ऑप्शन A गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला B वाला हो सकता है, C वाला यहाँ पे
नहीं है, क्योंकि ये हमारे ये वाला नहीं बन रहा, और डी में भी है नहीं। ठीक है, तो दूसरी बात देखो, CH2N2 क्या करेगा, CH2N2 में पता है क्या है, डाइजोमीथेन। अब डाइजोमीथेन यहाँ पे इस वाले कंपाउंड के ऊपर अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमें पता है एक कंडीशन होती है, डाइजोमीथेन भी एक बेस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे इस तरह से होता है, N2+ होता है, यहाँ पे माइनस, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, तो इसकी वजह से इसको जो ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन्स होंगे सिर्फ उनको निकालेगा। अब इसके इस वाले बेस के कंपैरिजन में ये वाला OH वाला प्रोटॉन इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं कि इसको निकालेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये वाले नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है ना, जब ये N2 गैस यहाँ से चला जाएगा तो ये क्या बनेगी, CH2 कार्बिन बनेगी, इस वाली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बिन के ऊपर ये अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके साथ यहाँ पे CH2 ग्रुप लग गया। ठीक है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया क्योंकि नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर दी है, बाद में ये बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। फिर ये नाइट्रोजन के ऊपर जब प्लस आया है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर लोन पेयर शिफ्ट करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और यहाँ से जो H+ ये निकल के आ रहा है इसको ये ले लेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला पिरिडीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अपना, इसके ऊपर CH3, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पे बन गया देखो, बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर मिथिल और α2 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें आप ये भी सोच सकते थे, जैसे मैंने बोला कि ये जो बेस की तरह एक्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है, और हमने बहुत बार देखा है कि जो फिनोलिक प्रोटॉन्स होते हैं इनको ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं किया। अगर आप वैसे भी बोलते कि इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, तो आप देख सकते हो, तो फिर तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों का जो है प्रोडक्ट सेम ही आना चाहिए था, लेकिन वैसा आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना है, ऑप्शन बी सही आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं, हाँ ये वाला वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था कि हैंस पिरिडिन सिंथेसिस, देखो pH 8.5 दिया है, अमोनिया दिया है, बेंजाल्डेहाइड दिया है, और ये वाला कंपाउंड दिया है। मैंने बताया आपको किस तरह से करना है, आपको सिंपली इस तरह से लिख लेना है, दो जो आपके कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड दिए है, COET को आपको इस तरह से बाहर ओरिएंट करना है, यहाँ पे इसको भी बिल्कुल सिमेट्रिकली इस तरह से लिखना है। यहाँ पे आपका अल्डिहाइड आएगा, इसके साथ क्या है, बेंजीन रिंग है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे NH3, इसके ऊपर प्लस, तो यहाँ से सिंपली क्या बनेगा, आप देख सकते हो, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है ना, कुछ इस तरह का कंपाउंड ही बनेगा। ये R ग्रुप दोनों जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे है, ये अपने COET ग्रुप जो यहाँ पे है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, और ऊपर बीच में R ग्रुप अपना बेंजीन रिंग, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए ही रहेगा। सिंपली इस तरह से ओरिएंट करते तो आपको समझ में आएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन दी नहीं है, फिर भी लास्ट में सारे जो प्रोडक्ट्स है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में दिए हैं, तो इसको आपको खुद से कंसिडर कर लेना है। हैंस पिरिडिन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैकेनिज्म में घुसने की कोई नीड नहीं है, उसमें माइकल एडिशन, अल्डोल कंडेंसेशन, ये 2 स्टेप्स होते हैं, इतना बस याद रखोगे, इस तरह से ओरिएंट करके फाइनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो, बस खत्म। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हो गेट में पिरिडिन वाले क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। क्या स्ट्रक्चर दिया है, CH3, ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, CH3CO, तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया अपना, नाइट्रोजन, इसके ऊपर ऑक्सीजन, यहाँ पे ये इस तरह से, बाकी ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे CH3, और इसके ऊपर प्लस। अब आप देख सकते हो इसमें कुछ रीअरेंजमेंट टाइप सी हो रही है, इसमें कुछ रीअरेंजमेंट टाइप से हो रही है, तो किस तरह से कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट वाला अगर सबस्ट्रेट बना सकते हैं ना, तो बना के एक बार देखते हैं। जैसे देखो, अगर इस वाले CH को मैं टॉटोमराइज कर देता हूँ, यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा सबस्ट्रेट, नाइट्रोजन है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये बाकी की बॉन्ड एज इट इज है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इधर मिथिल। तो आप देख सकते हो वन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये 1, ये 2, ये 3, ये यहाँ पे अपना 1, ये 2 और ये 3। तो अगर हम यहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कर देते तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये अपना
यहाँ पे चला जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिल गया, एक तो हमारी pyridine रिंग एज इट इज़ रीगेन होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो फोर्थ बॉन्ड मतलब बॉन्ड था ऑक्सीजन का वो ब्रेक हो गया, यहाँ पे ये CH2 के बाद बॉन्ड बना है ऑक्सीजन का, इसके बाद C डबल बॉन्ड OMe यानी कि CH2O COMe, तो CH2O COMe यानी कि ऑप्शन डी सही आ जाएगा। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप एक बार नोट डाउन भी कर लो। इसमें 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट इन्वॉल्व होती है, नेट में भी रिपीट हुआ है, गेट में भी रिपीट हुआ है, तो इसके बाद भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। बेसिकली पहले क्या हुआ है, pyridine एनॉक्साइड का अटैक हुआ, इसके ऊपर ये वाली स्पेसिस बनी और बाद में सिर्फ आपको यहाँ पे इसको ओरिएंट करके सही से 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट करनी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये तुरंत अब जो रिसेंट वाला एग्जाम था उसमें आया हुआ है। ये चिलिएशन वाला कॉन्सेप्ट जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट टी पूछ रहा है। अब हमें पता है ब्यूटिल लिथियम है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन यहाँ पे हैलोजन भी है, तो लिथियम हैलोजन एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब इन दोनों ब्रोमीन में से कहाँ पे लिथियम हैलोजन एक्सचेंज हो सकती है, यहाँ पे होगी तो उसका कुछ ड्राइविंग फोर्स नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे बीच में इस तरह से लिथियम प्लस अगर कोऑर्डिनेट होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन की लोन पेयर लिथियम के साथ चिलेट हो जाएगी, यानी कि ऑर्थो लिथिएशन वाला फैक्टर है, यानी कि निगेटिव चार्ज जो है ब्यूटेन लिथियम की वजह से वहाँ पे जनरेट होने वाला है। और बाद में सिंपली यहाँ पे क्या होगा, अपना बेंजाइल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक होनी है, यानी कि सिंपली ये वाला स्ट्रक्चर बनना है। यहाँ पे पीएच और अपना यहाँ पे ब्रोमीन, तो यहाँ पे अपना OMe, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपली ऑर्थोलिथिएशन वाला कॉन्सेप्ट था ये। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आर एरोमेटिक इन नेचर। जैम 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हो जितने भी pyridine वाले क्वेश्चन थे वो सारे गेट के हैं, जैम में pyridine के ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आर एरोमेटिक इन नेचर, ये तो हमने देखा है, ये सारे जो लोन पेयर्स है ये रिंग के कॉन्जुगेशन में पार्ट कोई भी नहीं ले रहे। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिस्टम प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, तो ये अपना इलेक्ट्रो एरोमेटिक है, तो ये वाला एरोमेटिक हो गया। इसमें आप देख सकते हो ऑक्सीजन की लोन पेयर है और ये 2 पाई बॉन्ड्स यानी कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, ये वाला कार्बोकैटायन यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो सारा सिस्टम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब एटम्स हो गए, प्लेनर हो गया, तो ये भी अपना एरोमेटिक हो गया। सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, टोटल इस वाले ऑक्सीजन के 2, इस वाले ऑक्सीजन के 2 और ये 4 पाई बॉन्ड्स वाले यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 4n सिस्टम हो गया, यानी कि एंटी एरोमेटिक हो गया, ये हमारा आएगा नहीं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये 4n + 2 पाई रूल जो है हकल रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, सिस्टम प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, तो ये अपना एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन कितने आएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, A, B और C। MSQ टाइप में पूछा गया था क्वेश्चन, 3 एरोमेटिक है, सिर्फ ये वाला हमारा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, हाँ ये वाला जैम 19 में ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 2 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अब आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे जब ये यहाँ से क्या करेगा, बेस है, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा। अब यहाँ का भी एसिडिक है और यहाँ का भी एसिडिक है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो सकता है, बेंजाइम 2 टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला बेंजाइम बन सकता है या फिर ये वाला बेंजाइम बन सकता है। ठीक है, 2 टाइप के बेंजाइम बन सकते हैं। अगर ये वाला बनता है तो अटैक फिर यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है, इसके अकॉर्डिंग 2 प्रोडक्ट आ सकते हैं, 2 3 पे NH2 होने वाला, और इसमें यहाँ पे अटैक पॉसिबल है, यहाँ पे अटैक पॉसिबल है। तो डिसाइड कैसे करना है, देखो एक तो चीज़ पहली, जब आप यहाँ पे अटैक करोगे ना तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और वो इस वाले निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रिपल्शन दिखाता है, तो इसकी वजह से वो वाला प्रोडक्ट तो आता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो बनेगा ना, ये वाला बेंजाइन बन के जब यहाँ पे अटैक होगा, देखो एक बार अगर ये वाला बेंजाइन बन गया तो अटैक यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है।
हालांकि यहाँ पे अटैक होके निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है वो माइनर रहेगा, लेकिन ये जो रिपल्शन आ रही है ना यहाँ पे निगेटिव की चार्ज की और इस वाले लोन पेयर की, इसकी वजह से ये वाला प्रोडक्ट ये बनेगा ही नहीं, तो ये बेंजाइन भी ये बनाएगा नहीं। सिंपली हमारा ये वाला बेंजाइन बनाएगा, फिर अटैक यहाँ पे पॉसिबल है और यहाँ पे पॉसिबल है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट कौन से आएंगे, ये वाले ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी कब बन सकता है, जब ये वाला बेंजाइन बनेगा तो अटैक एक तो यहाँ पे पॉसिबल है और एक तो यहाँ पे अटैक करते हो तो निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन से दूर जा रहा है, वो तो ठीक है, वो मिलेगा मेजर, लेकिन यहाँ पे अटैक करोगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, इस वाले लोन के साथ रिपल्शन करेगा, तो इसकी वजह से वो वाला बेंजाइन बनेगा, हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ऑप्शन सी सही आ जाएगा। ये वाला बेंजाइन बनाएंगे, दो डिफरेंट पोजीशन पे अटैक करके अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हेंस pyridine सिंथेसिस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स, सम ऑफ दोज आर। कौन कौन सी होती है, एक तो अल्डोल होती है और हमारी माइकल एडिशन होती है। इसके बाद देखते हैं इंडोल, ठीक है। अब इसमें देखो इंडोल के ऊपर ना, जैसे हमने पायरोल पढ़ा, ठीक है, तो पायरोल में हमने क्या देखा था कि अगर यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो या तो ये इस वाले 2 पोजीशन पे या फिर 5 पोजीशन पे फेवरेबल होती है। फिर आप देख सकते हो इंडोल का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपली बेंजीन रिंग है, पायरोल के साथ यहाँ पे फ्यूज्ड है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यहाँ पे या फिर यहाँ पे 2 पोजीशन पे हो रहा था, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंडोल के केस में 2 पोजीशन पे होगी नहीं, बल्कि यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। फिर वही रीज़न आएगा जब अगर आप यहाँ पे 3 पोजीशन पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो ना, वो ज़्यादा आ रहे देन अगर 2 पोजीशन पे करते हो, तो ये रीज़न रहेगा कि नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा मिल रहे। तो इसकी वजह से ध्यान रखना है कि पायरोल से डिफरेंट है ये पोजीशन वाला नेचर, इसमें 3 पोजीशन पे हो जाती है। तो फिर अगर आप यहाँ पे इंडोल के बारे में आपको डिफरेंट रिएक्शन भी दे देंगे, फिर वही रिएक्शंस आएंगे, और ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि हेट्रोसाइकल्स में वही रिएक्शन है, विल्समेयर हैग रिएक्शन जिसमें फॉर्मेलेशन होगी, फिर आपकी कौन सी रीमन डिमन रिएक्शन जिसमें अगेन फॉर्मेलेशन भी पॉसिबल है और रिंग एक्सपांशन भी पॉसिबल, मैंने आपको बताया भी है कि इंडोल के केस में भी जैसे पायरोल के केस में होता है वहाँ यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होगी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, यही सारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सिर्फ आपको पोजीशन याद रखनी है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, जैसे पायरोल में होता है उसी तरह से यहाँ पे अगर हम CH3CL3KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाली कार्बन जनरेट होगी, फिर अगेन वही है, ये यहाँ पे अटैक करेगा नाइट्रोजन की लोन पेयर इधर, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये Cl बनेगा, ये Cl, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये अपना H, बाद में ये नाइट्रोजन की लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगी, ये इधर, वो क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, यानी कि जैसे 3-क्लोरोपिरिडीन मिल रहा था उसी तरह से यहाँ पे 3-क्लोरोक्विनोलिन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन आ गया और बाद में अपनी इधर की बेंजीन रिंग वो जो है एज इट इज़ है, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, आपको पायरोल के साथ ही कंपेयर करके चलना है। बाकी अगर आप यहाँ पे इंडोल के ऊपर POCl3 DMF डाल के फॉर्मेलेशन करते हो तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ये वाला प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे CHO लिखा है, ठीक है। अगर नाइट्रेशन करते हो सिंपली यहीं पे NO2 ग्रुप आएगा, सल्फोनेशन करते हो सिंपली यहाँ पे SO3H ग्रुप आएगा, यानी कि पोजीशन फिक्स है, एक बार याद कर लो, सारी रिएक्शन वहीं पे होनी है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं इसके सिंथेसिस। अब जो क्वेश्चन आए हैं ना इसमें, इसके सिंथेसिस के ऊपर भी आए हैं। अब दो जो मेन इंपॉर्टेंट 3 सिंथेसिस, एक तो हमारा फिशर इंडोल सिंथेसिस, दूसरा रेजर्ट इंडोल सिंथेसिस। अब फिशर इंडोल सिंथेसिस और रेजर्ट इंडोल सिंथेसिस के ऊपर अब तक क्वेश्चन आए भी है, हम करेंगे भी, लेकिन लास्ट ईयर में गेट में बार्टोली इंडोल सिंथेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। एक्चुअली बार्टोली इंडोल सिंथेसिस कभी पूछते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पूछा है, तो वो वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करेंगे। फिशर इंडोल सिंथेसिस में बेसिकली देखो, पहले देखते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस। एक बार अगर आप इसका मैकेनिज्म देख लोगे ना तो आपको हमेशा के लिए वो दिमाग में आ जाएगा। और आपको एक चीज़ करनी है कि इसके ऊपर जो भी आपको कीटोन या फिर वो कीटोन जो भी देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे सब्सटेंट अलग अलग हो जाए। जैसे कौन से देखो, इसमें सब्सटेंट क्या होता है, देखो एक तो आपका होता है फिनिल हाइड्रेजिन, यानी कि PH NH NH2, ठीक है। इसके साथ आपको कोई सा भी कीटोन दे देंगे, जैसे अगर एसीटोन ले लेते हैं तो ठीक है, आपको कौन सा इंडोल मिलेगा, सिंपली यहाँ पे 2-मिथिल इंडोल मिलेगा, ठीक है, 2-मिथिल इंडोल मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई और ग्रुप ले लेते हो, यहाँ पे कोई और ग्रुप ले लेते हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपका इंडोल का सब्सटेंट बदलेंगे, लेकिन मैकेनिज्म वही रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे सिंपली ये वाला एसीटोन ले लेते हैं,
ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है बेसिकली एसिड कंडीशन में। तो एक तो हमें पता है जब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन जाके फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट स्टेप में तो हमारा ये N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे N, इसके साथ यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये इस तरह से। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें होती है 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। इसके लिए आपको 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट वाला जो है स्ट्रक्चर पहले रीअरेंज करके यहाँ पे बना दो ताकि आपको आगे आसानी हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है सबस्ट्रेट क्या है, फिनिल हाइड्रोजन और कोई भी कीटोन, जनरली एसीटोन होता है और एसिडिक कंडीशन होती है। एंड यहाँ पे आपको 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के थ्रू ये वाला रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ये बन गया NH, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर H आएगा, ये इस तरह से। तो आप देख सकते हो अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 सॉरी यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे ये 1, ये 2 और 3। तो हमें पता है 3 के बीच में इस तरह से हम बॉन्ड बना लेते हैं और ये 1 1 वाला बॉन्ड इस तरह से हम ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से आ गया बेंजीन रिंग, ये वाले बॉन्ड्स यहाँ पे ये बना, ये इस तरह से, ये डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर लगा है H, ये मिथिल ग्रुप। अब आप देख सकते हो फाइनल जब आप इंडोल मिलेगा ना, यहाँ पे अगर जैसे सब्सटेंट बदलेगा ना वो स्ट्रक्चर बदलेगा लेकिन मैकेनिज्म वही रहेगा आपका। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड N अपना H, इसके बाद क्या होगा, सिंपली ये वाला H इधर शिफ्ट करेंगे ये यहाँ पे, तो ये बन जाएगा अपना NH2। ये तो डबल बॉन्ड है ही, इसके ऊपर H, बाद में ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया N, ये H2, ये अपना मिथिल ग्रुप। एसिडिक कंडीशन है, हमें पता है एसिडिक कंडीशन में इसका अगर हम प्रोटोनेशन कर देते हैं, ये वाली NH2 ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगी, ये इसके ऊपर। तो यहाँ से बात क्या मिलेगा, सिंपली आपको मैकेनिज्म प्रोसीड करते हुए जाना है। यहाँ पे ये NH2 आ गया, इस वाले नाइट्रोजन ने अटैक किया है यहाँ पे, इसके ऊपर H है और बाकी ये अपना मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। लास्ट स्टेप क्या होगी, अगेन एसिडिक कंडीशन में इसका प्रोटोनेशन करके इसको गुड लिविंग ग्रुप बना देंगे और यहाँ से इसका एरोमेटाइजेशन रीगेन करेंगे H निकाल के। तो आप देख सकते हो क्या बनेगा, 2 मिथिल इंडोल। जैसे मैंने बोला था अगर एसीटोन यूज़ करोगे तो 2 मिथिल इंडोल मिलेगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो वो यूज़ करते हैं, एसिटोफिनॉल यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एसिटोफिनॉल यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे पीएच होता कि पीएच कीटोन और पीएच कार्बोनिल ग्रुप मिथिल, एसिटोफिनॉल होता। तो आप देख सकते हो सिंपली मिथिल की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता, मिथिल की जगह पे यहाँ पे पीएच आ जाता, यानी कि 2 फिनिल इंडोल आ जाता। तो सिर्फ ऐसी वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछेगी कि इस तरह से इस वाले कंडीशन में फिनिल हाइड्रोजन और अगर एसिटोफिनॉल को ट्रीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2 फिनिल इंडोल। इस तरह से फिशर इंडोल सिंथेसिस होता है। इसके बाद जो रिजल्ट सिंथेसिस होता है वो बार्टोली इंडोल सिंथेसिस होता है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चंस बाकी कर लेते हैं, लास्ट में जो क्वेश्चंस आएगा उसके थ्रू वाले सिंथेसिस हम करेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये भी देख सकते हो कि इंडोल के ऊपर गेट में क्वेश्चन पूछा है, जैम में नहीं पूछा। MEI दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है यहाँ पे कोई ऐसी बेस वगैरह नहीं दिया। इस वाले नाइट्रोजन की लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, तो ये तो डोनेशन के लिए अटैक के लिए अवेलेबल है नहीं। लेकिन ये वाली जो है पीरिडीन की, ये तो अवेलेबल है। तो ये क्या करेगी, सिंपली यहाँ पे मिथिल के ऊपर अटैक करेगी, आयोडीन को बाहर देंगी। यानी कि X क्या रहेगा हमारा, जहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर मिथिल लगा है, पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि X ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ऑप्शन C, और ये गलत है। अब Y में देख सकते हो क्या होगा, बेस दिया है, बेस इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, पहले सिंपली मिथिल के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि Y में पायरोल के नाइट्रोजन के ऊपर मिथिल आएगा, जो कि यहाँ पे आया है। तो ऑप्शन बी सही है। डी में क्या किया इन्होंने, इधर लगाया मिथिल, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हाँ, ये वाली होती है रिजल्ट इंडोल सिंथेसिस। अगर जिस स्टूडेंट को पता होता कि ये वाले सबस्ट्रेट यानी कि 2 मिथिल नाइट्रोबेंजीन और ये वाला ग्रुप बेस, ये वाली सारी चीज़ें रिएजेंट यूज़ करती है, इंडोल सिंथेसिस होता है, तो जिस भी स्टूडेंट को पता होता ना वो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन देख के आंसर मार्क कर सकता था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें शायद एक ऑप्शन मार्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देख सकते हो जो सही आंसर है वो तो है। सिंपली ये वाला इंडोल का स्ट्रक्चर है। जिस स्टूडेंट को पता होता कि इंडोल सिंथेसिस का मेथड है, तो इस वाले ऑप्शन को देख के वो डायरेक्टली बिना मैकेनिज्म करे भी, क्योंकि इसमें जो 4th ऑप्शन था जो यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, उसमें भी इंडोल का स्ट्रक्चर था नहीं, इसमें भी इंडोल का स्ट्रक्चर है नहीं, इसमें भी इंडोल का स्ट्रक्चर है नहीं, तो सिंपली ऑप्शन देख के स्टूडेंट मार्क कर सकते थे। फिर भी इसका मैकेनिज्म देखते किस तरह से होता है।
देखो बेस दिया है। अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये वाले पॉय बॉन्ड इस तरह से कंसिडर कर लो, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मिथिल का प्रोटॉन है, अगर ये वाला बेस इसको निकालता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाता है, तो इस वाले NO2 के ग्रुप के साथ वो क्या है, इस तरह से इधर कॉन्जुगेशन में है ना, तो वो स्टेबल है, इसकी वजह से वो एसिडिक प्रोटॉन है। अब ये वाला एनाइन जनरेट हो गया, सिंपली ये अटैक करेगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग है, मिथिल ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, कार्बोनिल है अपना इधर, बाकी नीचे ये वाला है, और अपना OET है। जस्ट मिनट, यही है, यहाँ से बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद देखो NO2 है यहाँ पे। अब आपको दिया है क्या, जिंक इन एसिटिक एसिड। हमें पता है जिंक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्टिव ओजोन लिसिस में भी इसको यूज़ करते हैं। तो जो नाइट्रो होगा, जनरली ये SnHCl यूज़ करते हैं, करके हम NO2 का NH2 बनाते हैं, लेकिन जिंक भी इसका NH2 में कन्वर्जन कर देता है। अब आप देख सकते हो, अगर NH2 अटैक करना चाहिए इंट्रामोलिकुलर, तो ये ईस्टर कार्बोनिल है, ये कीटोन कार्बोनिल है, ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, OH, यानी कि इसके बाद का स्टेप क्या होगा, जस्ट मिनट, N यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या हो गया, ये OH है, और जैसे हमने यहाँ पे इलिमिनेशन करा दी वैसे ही यहाँ पे दिखा सकते हैं सही से, ये इधर और ये अपना इधर। तो आप देख सकते हो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इंडोल, और 2 पोजीशन पे वहाँ पे COET ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म में मेरे से थोड़ी गलती होगी, ये COET। तो आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन देख के बी, तो फर्स्ट स्टेप का तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा था, और लास्ट में ये वाला Q इंडोल बन रहा है, ऑप्शन सी को डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली होती है रेजर्ट सिंथेसिस। इसका नाम क्या होता है, रेजर्ट इंडोल सिंथेसिस, फिशर से इंडोल सिंथेसिस, रेजर्ट इंडोल सिंथेसिस, ये 2 इंपॉर्टेंट होगी। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, और ये सेम क्वेश्चन गेट वाला नेट में भी रिपीट हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे बार्टोली इंडोल सिंथेसिस। अब बेसिकली बार्टोली इंडोल सिंथेसिस के ऊपर मतलब गेट में या फिर जैम में भी पहले कभी क्वेश्चन आता नहीं था, फर्स्ट टाइम ही पूछा है, तो यहाँ से आगे मतलब इसको भी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बेसिकली पहले तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको रिएक्शन करके दिया था, प्रोडक्ट दिया था, और आपको ये वाई मतलब एक सबस्ट्रेट यहाँ से कौन सा है ढूंढना था। तो मैं पहले आपको इसका आंसर बता दी, तो ऑप्शन बी होता है। तो बेसिकली आपको बार्टोली इंडोल सिंथेसिस है कैसे पहचानना है, तो आपको 3 इक्विवेलेंट्स दिए होंगे, कौन से, फिनिलिक, जैसे देखते हो ना फिनिलिक बॉन्ड पे ही है MgBr लगे, तो फिनिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 3 इक्विवेलेंट्स दिए होंगे, और आपका जो सबस्ट्रेट रहेगा मेन वो क्या रहेगा, आपका नाइट्रोबेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे कोई R ग्रुप भी हो सकता है, या फिर ये हेलोजन दिया है तो हेलोजन भी हो सकता है, तो नाइट्रोबेंजीन होगा या फिर उसका डेरिवेटिव, उसके साथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ फिनिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिए होंगे, और यहाँ से आपके इंडोल जनरेट होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला सबस्ट्रेट लगा है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है उसके ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन लगा है। ये वाला प्रोडक्ट देख के जिसके भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये बार्टोली इंडोल सिंथेसिस है, तो ये डायरेक्टली ऑप्शन बी को मार्क कर सकता था। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंदी होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है, कि कभी कभी अगर आपको मैकेनिज्म करके प्रोडक्ट निकालना ही है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का एक डेरिवेटिव है, यहाँ पे अपना लगा है ब्रोमीन। तो आपका जो विनिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे MgBr ये प्लस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, NO, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ बना ये वाला बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये O- है, इसके ऊपर प्लस चार्ज जो था वो न्यूट्रलाइज हो गया अब। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा। इसके बाद क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली अब इसमें मैंने बॉन्ड नहीं दिखाया है, ये ब्रोमीन नहीं दिखाया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे N डबल बॉन्ड, और अपना यहाँ पे ब्रोमीन है। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो दूसरा इक्विवेलेंट है, 3 इक्विवेलेंट है ना, तो और एक इक्विवेलेंट आएगा इसका, ये अटैक करेगा अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग यहाँ पे अपना Br है,
यहाँ पे अपना नाइट्रोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अपना क्या आ गया ऑक्सीजन, इसके साथ ये बन गया। ठीक है, इसके बाद ना आपको और एक चीज़ ध्यान रखने की, इसमें नेगेटिव चार्ज होके भी इसमें होती है 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, ये क्लेसन शिफ्ट होगी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में जैसे हमारी हम बोलते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना कि फिशर इंडल सिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे पेरिसाइक्लिक वाली 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होती है। वैसे यहाँ पे भी होती है, हालांकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको किस तरह से करना है 1 2 ये 3, ये अपना 1 ये 2 और ये 3, तो ये क्या होगा 3 में बॉन्ड बनेगा, ये वाला इधर और ये वाला अपना ये इधर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो बेंजीन रिंग 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो गई, ये इधर बन गया, ये इधर, लास्ट में ये यहाँ पे ये अपना अल्डिहाइड बन जाएगा। ये कितने कार्बन है 1 और 2 और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एन, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और बाकी का जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरह से ये ब्रोमीन है। इसके बाद क्या होगा, ये सिंपली अपना यहाँ पे अटैक करेगा, ये O- बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रोमीन होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे O- और यहाँ पे अपना H है। जस्ट मिनट ओके, हाँ ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, ये अपना यहाँ पे H है, यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए, ये O- होगा, लास्ट में ये भी इधर शिफ्ट करके यहाँ पे ये डायनाइन बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म इसी तरह से होता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये अपना ब्रोमीन। अब आप देख सकते हो हम प्रोडक्ट को यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे ये अपना O-। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद क्या होता है 2 एसिडिक वर्कअप कर देंगे, 2 टाइम एसिडिक वर्कअप कर देंगे, तो यहाँ पे ये H बन जाएगा और ये OH और लास्ट स्टेप में सिंपली अपनी इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो क्या बन गए, थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया क्योंकि ये थोड़ा सा मैकेनिज्म अजीब सा ही होता है। N यहाँ पे अपना H और ये अपना डबल बॉन्ड, तो ये इंडोल सिंथेसिस हो गया। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है बार्टोली इंडोल सिंथेसिस का। और ये यहाँ से पहले पूछा नहीं है, अब पूछ सकते हैं। तो आपको देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपके 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ विनिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिए, इसमें से एक पहले यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज करेगा, इसके बाद नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, उसको बाहर निकाल देगा। इसके बाद अगेन जो सेकंड इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस वाले स्टेप में आपकी 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से बनेगा हमारा ये वाला प्रोडक्ट, सिंपली नाइट्रोजन का अटैक यहाँ पे O- और लास्ट स्टेप में आपको जो यहाँ पे डायनाइन बन जाएगा, इसका आपको एसिडिक वर्कअप करना है और यहाँ से डिहाइड्रेशन इंडोल का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको पूछा था। इस वाले क्वेश्चन में आपका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। गेट 2022 का क्वेश्चन है। इसके बाद देखो हमारा इंपॉर्टेंट जो होता है, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बेसिकली आपको एक तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इसमें जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आपको पूछ ले तो आपको इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा पिरिडीन है, इसके साथ अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी है तो ये हमारा क्या है क्विनोलिन है। अगर ये सेम नाइट्रोजन यहाँ पे होता और यहाँ पे कार्बन होता तो हमारा क्या होता आइसोक्विनोलिन। तो क्विनोलिन में आपको ध्यान रखना है, अगर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम अगर कर रहे हैं तो इसमें कहाँ पे आपको पोजीशन एक्टिव होती है, एक तो ये 5 वाली और एक 8 वाली, क्योंकि नंबरिंग किस तरह से होती है 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 और 9 और 10। तो 5 और 8 पोजीशन पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और उसमें भी मेजर कहाँ पे रहेगा 5 पोजीशन पे। बस इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हमारे पास इस वाली ऐसे वाली कंडीशन है, हमें यहाँ पे और यहाँ पे पता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे हमने पिरिडीन के केस में देखा, उसी तरह से यहाँ पे अगर हमें 4 पोजीशन पे अगर करनी है तो हमारे पास एक ऑप्शन था, कौन सा, हमें यहाँ पे सिंपली कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के क्या करना है, इसका एन ऑक्साइड बनाना है। क्या करना है, इसका एन ऑक्साइड बनाना है, एन ऑक्साइड बनाना है, बाकी ये स्ट्रक्चर आपका एज इट इज। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कोई भी जैसे देखो नाइट्रेशन कर रहे हो, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आ गया आपका, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, ये सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा। अगेन जैसे हमने मैकेनिज्म पिरिडीन के केस में देखा, ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O बन गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ,
आपका NO2 आके लग गया। लास्ट स्टेप में यहाँ से CH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अंदर शिफ्ट, ये इधर, इसके ऊपर प्लस चार्ज तो है ही, ये फिर यहाँ पे O- बन जाएगा, जिसमें लास्ट स्टेप में हम PCl3 डाल के इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ये प्लस चार्ज O-, PCl3 डालेंगे तो यहाँ से सिंपली ये वाला ग्रुप हट जाएगा, सिंपली हमारा क्विनोलिन, और इसके 4 पोजीशन पे NO2। जैसे हमने pyridine के केस में देखा, उसी तरह से अगर हमें 5 और 8 पोजीशन छोड़ के अगर कहीं पे करना है, इलेक्ट्रोफाइल लगाना है, तो हम N ऑक्साइड वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कौन सी होती है, नंबरिंग क्या होती है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं। और एक रिएक्शन जो मैंने आपको pyridine के केस में बताई थी, कौन सी, अगर pyridine है, इसके ऊपर आपको NaNH2 या फिर KNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 और सिंपली KNH2 और हीट अगर दिया है, इसको दिया ही नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं चिचिबाबिन रिएक्शन, और pyridine जो होगा इसके 2 पोजीशन पे सिंपली NH2 ग्रुप लग जाएगा। इतनी सी रिएक्शन होती है, आपको ध्यान रखना है ये वाला रिएजन। अब pyridine वाला ये पार्ट इस वाली क्विनोलिन में भी है, तो क्विनोलिन के साथ भी ये वाली रिएक्शन हो सकती है। तो इसके ऊपर ही यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा था गेट 2013 में। तो देखो बेसिकली द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन विथ पोटेशियम अमाइड KNH2 इन लिक्विड अमोनिया, तो कौन सी होगी, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया देख के आपको बर्च रिडक्शन नहीं करवानी। इन्होंने देखो बेसिकली क्या किया है, बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट भी, बर्च रिडक्शन जैसा कुछ प्रोडक्ट भी दिया है, लेकिन इसमें आपको फंसना नहीं है। तो बेसिकली होगा क्या, 2 पोजीशन पे आपको pyridine के रिंग में 2 पोजीशन पे आपको सिंपली अमाइनेशन करनी है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये वाला लेक्चर। आई होप आपको जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो रिवाइज होगी, और इतनी चीज़ें आती है, आपको इतना ही रिवाइज करके अगर जाओगे तो हेट्रोसाइक्लिक के 2-3 नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, हैप्पी लर्निंग गाइज।